मानव अपनी आंखें बड़ी करके लिटिल अवनी को देख रहा था। उसने मन में सोचा, लगता है मेरे साथ रहते रहते बेबी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो रही है, जो उसे अब मेरी मन की बात भी पता चल जाती है। मानव हकलाते हुए लिटिल अवनी से बड़े प्यार से बोला, बेबी देखो, मैं ससुर जी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहा था, तो सोच रहा था कि वो कितने अच्छे हैं। लिटिल अवनी अपनी शक भरी नजरों से मानव को देखते हुए बोली, नहीं लिटिल अवनी पागल नहीं है, उसे सब पता है कि आप डैडी को बुरा भला बोल रहे थे। लिटिल अवनी तो डैडी को बताएगी, फिर वो आपको पनिशमेंट भी देंगे। मानव उसकी धमकी सुनकर डर गया था। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि नीरज जी उसे परेशान करे, क्योंकि उसे पता था नीरज जी के परेशान करने का तरीका सबसे अलग ही है। क्या पता वह कब क्या कर दे। इस बार मानव लिटिल अवनी को मक्खन लगाते हुए बोला, देखो बेबी, हब्बी कितने अच्छे हैं, आप हब्बी की शिकायत मत करो ना। लिटिल अवनी बड़े ही स्टाइल से बोली, करूंगी शिकायत। मानव मुंह बनाकर बोला, प्लीज। थोड़ी देर सोचने के बाद लिटिल अवनी अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आप लिटिल अवनी के हब्बी हो, इसलिए वह आपको एक मौका दे रही, क्यों ना आपका लिटिल अवनी को कॉलेज न भेजो। उसकी बात सुनकर मानव की आंखें छोटी हो गई। उसने ठीक से लिटिल अवनी को बेड पर लेटाया, फिर उससे बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। लिटिल अवनी आंखें मटकाते हुए बोली, फिर ठीक है। लिटिल अवनी डैडी से आपकी शिकायत करेगी। मानव ने बड़े ही अकड़ से पूछा, अच्छा बताओ क्या शिकायत करोगी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तो इस पर लिटिल अवनी ने हंसते हुए जवाब दिया, लिटिल अवनी डैडी से बोलेगी कि आप उन्हें बुरा भला बोल रहे थे, उन्हें पागल बोल रहे थे और डंकी मंकी भी बोला, और इतना कहकर वो आगे कुछ सोचने लगी, फिर सोचते हुए बोली, और लिटिल अवनी बोल देगी कि आपने कहा था कि आप डैडी के खाने में कुछ मिला दोगे, उनके कपर ए भी फाड़ दोगे, उनकी फेवरेट चीज छीन लोगे और उन्हें गंजा कर दोगे। मानव अपना मुंह खोले बस लिटिल अवनी को ही देखे जा रहा था। उसके मन में बस यही बात आ रही थी कि उसकी लिटिल वाइफ अब उसे धमकी देना भी सीख गई है। मानव उस इंसान को ढूंढना चाहता था जिसने लिटिल अवनी को धमकी देना सिखाया है। अगर वो इंसान इस वक्त मानव के सामने आ जाए तो मानव पक्का उसे जान से मार देगा। मानव ने अपने दांत पीस लिए और लाचार होकर बेड पर बैठ गया। उसने लाइट बंद दी और लिटिल अवनी के मुंह में लॉलीपॉप दोबारा डाल दिया। बस अब आप कुछ मत बोलो, इसे खत्म करो और सो जाओ। लिटिल अवनी भी मजे से लॉलीपॉप खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ आरव का भी हाल बेहाल था। वह लिटिल खुशी को समझा समझा कर थक गया कि वह कल कॉलेज जाए, लेकिन खुशी है कि मान ही नहीं रही। वह भी लिटिल अवनी की तरह रोने लगी। आरव ने उसे आखिरी बार समझाते हुए कहा, खुशी देखो कॉलेज जाना जरूरी है ना। खुशी इस पर बोली, हाँ फिर ठीक है, आप भी साथ चलो, मेरे साथ पढ़ाई करना, अगर कॉलेज जाना इतना जरूरी है तो। आरव चिल्लाते हुए बोला, अरे मैं पढ़ चुका हूँ और कितना पढ़ूंगा, अब तुम्हें पढ़ना, इसलिए चुपचाप कल तैयार हो जाना। खुशी मना करते हुए बोली, नहीं 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 जाना, अगर आपने जबरदस्ती भेजा तो मैं कॉलेज से भाग जाऊंगी। इतना कहकर उसने अपना मुंह घुमा लिया। आरव उसे मुंह खोले देखे जा रहा था। तभी उसे कुछ याद आया। उसने खुशी को मनाते हुए कहा, अरे किसने कहा तुम अकेले जाओगी कॉलेज, तुम्हारे साथ लिटिल अवनी और श्री भी तो होंगी। लिटिल अवनी का नाम सुनकर खुशी आरव को देखने लगी। उसने शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा, क्या सच में वह भी जाएगी? आरव उसकी बात सुनकर खुश हो गया। उसे लगा शायद खुशी मान जाएगी, पर वह गलत सोच रहा था। आरव ने कहा, हाँ वह भी जाएगी। उसकी बात सुनकर खुशी हंसने लगी। वह हंसते हंसते बेड पर लेट गई। उसे यूं पागलों की तरह हंसता देख आरव कंफ्यूज हो गया। उसने सर खुजलाते हुए कहा, ऐसे क्यों हंस रही हो? खुशी हंसते हुए बोली, क्योंकि आप पागल हो। मैंने और लिटिल अवनी ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम दोनों ही कल कॉलेज नहीं जाएंगे, और आप यहाँ मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। जाकर आप खुद मानव भाई से क्यों नहीं पूछते कि कल वो कॉलेज जा रही कि नहीं? आरव हैरानी से उसे देख रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि लिटिल अवनी और खुशी उसके और मानव के पीठ पीछे ऐसी प्लानिंग भी करती है। उसने सोचा वह कल ही इस बारे में जाकर मानव को बताएगा। यह सब सोचते ही आरव इस बार सख्ती से बोला, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, आप सो जाओ और कर तैयार रहना। खुशी ने आरव के बाल पकड़ लिए और खींचते हुए बोली, नहीं जाना, बोलो कि आप मुझे नहीं भेजोगे वरना मैं आपको गंजा कर दूंगी। आरव खुद को छुड़वाते हुए चिल्लाया, अरे पागल लड़की, क्या कर रही हो तुम? इस तरह से तुम अपनी बात नहीं बनवा सकती, छोड़ो मुझे। खुशी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं 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 छोड़ूंगी, बोलो पहले नहीं भेजोगे। आरव ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, जंगली बिल्ली बन गई हो एकदम से, पहले तो ऐसे नहीं थी। खुशी एकदम से बोली, मुझे लिटिल अवनी ने सिखाया है
कि हस्बैंड को कैसे कंट्रोल में रखते हैं और उनसे अपनी बात कैसे बनवाते हैं। मैं तो उससे पूरे 2 घंटे कोचिंग लेती हूँ और फीस के तौर पर उसे चॉकलेट दे देती हूँ। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, आरव बेड से गिर गया। उसके गिरते ही खुशी बेड के किनारे गई और उसे देखते हुए पूछा, सैया, क्या आपको जमीन में सोना है? आरव अपने कपड़े झड़ते हुए बोला, तुम दोनों को तो कल बॉस बताएंगे, जाकर उनसे दोनों की शिकायत करूंगा। बहुत तुम दोनों मिलकर प्लानिंग करते हो ना, इन सब पर मैं खुद पानी फेरूंगा। उसकी बात सुनकर खुशी का मुंह बन गया तो आरव को ऐसे देखने लगी जैसे कोई पागल हो। आरव खिसियाते हुए बोला, अब क्या है? खुशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आपको लगता है कि मानव भाई कुछ कर भी पाएंगे? लिटिल अवनी उनको यूं वो चुटकी बजाते हुए बोली, यूं काबू में कर लेगी। आरव को लग रहा था खुशी को समझाना मतलब दीवार पर सिर मारना है। वो चुपचाप बेड पर लेट गया और आखिरी बार प्यार से बोला, देखो खुशी, कॉलेज जाकर पढ़ना जरूरी है ना, ताकि आप फ्यूचर में अच्छे इंसान बन सको और नौकरी पाकर पैसे कमा सको। उसकी बात सुनकर खुशी अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोली, आपके पास तो ढेर सारा पैसा है, फिर मैं क्यों नौकरी करूं? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि आप घर पर बैठोगे और मैं पैसे कमा कर लाऊंगी? इन सब में कितनी मेहनत लगती है, मैं थक जाऊंगी। इतना कहकर वो रोने लगी। रोते रोते आगे रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं कमाने, कुछ नहीं पढ़ना। अगर पढ़ाई करके मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तब तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। सैया, आप सोचिए, मैं पढ़ाई ना करके आपका कितना सारा पैसा बचा दूंगी। क्यों वह पैसे बर्बाद कर रहे हो? यह पैसे आप मुझे दे दो, मैं ढेर सारा खाने का सामान खरीद लूंगी। आरव सोच रहा था आखिरकार उसका बॉस मानव कैसे उसकी यंग मैडम को संभालते होंगे। उसे 2-3 क्लास उनसे ले ही लेनी चाहिए ताकि वह खुशी को कंट्रोल कर सके। वह बिल्कुल लिटिल अवनी जैसी होती जा रही है। वह हो भी क्यों ना। आखिरकार खुशी लिटिल अवनी से रोज 2 घंटे कोचिंग जो लेती है। अगली सुबह सुबह सिंगमेशन में हंगामा मचा था। लिटिल अवनी सुबह से चिल्ला रही थी कि उसे कॉलेज नहीं जाना, पर मानव ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने लिटिल अवनी को तैयार किया और जबरदस्ती रूम के बाहर ले जाने लगा। लिटिल अवनी भी कम नहीं थी, उसने अपने कपड़े खराब कर लिए और बाल खराब कर लिए। मानव ने फिर से उसके बाल सही किया और उसे दूसरी ड्रेस पहनाई। जब वह चेंजिंग रूम से वापस आया तो लिटिल अवनी ने पानी उठाकर खुद की कपड़े गीले कर लिए। यह देख मानव ने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसने फिर से लिटिल अवनी के कपड़े बदले और उसे धमकी देते हुए बोला, अब अगर आपने कपड़े खराब बेबी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब कोई नौटंकी नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलिए। लिटिल अवनी अपने हाथ पैर चलाते हुए बोली, नहीं 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 जाना, जो करना है करो, नहीं जाना। मानव ने उसका बैग पकड़ा और उसका हाथ भी। फिर उसे रूम से बाहर ले जाने लगा। इतने लिटिल अवनी ने दरवाज़ा पकड़ लिया और खुद को रूम के अंदर खींचते भी बोली, नहीं जाना। लिटिल अवनी भी देखती है कौन जबरदस्ती कॉलेज भेजता है। मानव ने उसका हाथ दरवाजे से हटाया और बाहर ले जाते हुए बोला, अब आपका कोई नाटक नहीं। कितने दिन हो गए आप कॉलेज नहीं गई, अब ना तो कोई छुट्टी लेनी है और ना ही रुकना है। लिटिल अवनी जिद करते हुए जमीन पर बैठ गई। रोते हुए बोली, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। मानव को अब गुस्सा आने लगा था। उसने सख्ती से कहा, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप खड़ी हो जाओ, मैंने कहा खड़ी हो। मानव को थोड़ा गुस्से में देख लिटिल अवनी डर गई, पर वह भी हार नहीं मानने वाली थी। वह मानव के पैर से लिपट कर रोने लगी। प्लीज मत भेजो, लिटिल अवनी को डर लगेगा। अगर वहां पर कोई शेर आ गया तो, या बैड अंकल लोग आ गए तो, या फिर कॉलेज में ही किसी ने परेशान किया तो। वहीं अब तक शोर की आवाज सुनकर सब लोग रूम से बाहर आ आए थे। आदि जो स्कूल के लिए तैयार था, उसने जब लिटिल अवनी को रोते देखा तो उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ बेबी डॉल, आप रो क्यों रही हो? लिटिल अवनी उसे देखते हुए बोली, देखो ना आदि, हब्बी कैसे लिटिल अवनी को जबरदस्ती भेज रहे हैं। तुम्हें पता है वहां पर बहुत बुरे लोग हैं। आदि मानव से बोला, फूफू डैडी आप क्यों बेबी डॉल को जबरदस्ती भेज रहे हो? देखो कितनी भोली है, अगर किसी ने उसे परेशान किया तो। उसकी बात सुनकर मानव ने एक नज़र लिटिल अवनी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कौन है जो लिटिल अवनी को परेशान कर सकता है। शायद कोई भी नहीं, लेकिन लिटिल अवनी सबको परेशान कर सकती है। मानव ने इस बार कुछ नहीं कहा और सीधा लिटिल अवनी को गोद में उठा लिया। डाइनिंग टेबल पर जाकर उसने उसे जबरदस्ती ब्रेकफास्ट कराए। वहां पर भी लिटिल अवनी नखरे दिखा रही थी, पर मानव ने कैसे भी करके उसे खाना खिलाया और गोद में उठाकर बाहर जाते हुए अभी और राज बोला, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम दोनों जल्दी आओ। और हाँ, सोफे पर बेबी का बैग रखा है, वह भी ले आना। वही दूसरी तरफ खुशी भी नखरे दिखा रही थी कि उसे कॉलेज नहीं जाना। वही श्री वीर के साथ आरव के घर के बाहर खड़ी थी, पर खुशी है
कि घर से बाहर ही नहीं निकल रही। आरव चिल्लाते हुए बोला, खुशी मैंने कहा चलो, तुम क्यों फालतू की जिद कर रही हो? खुशी चिल्लाते हुए बोली, नहीं जाना छोड़ो, अगर जबरदस्ती भेजा तो मैं कॉलेज में हंगामा कर दूंगी, फिर आपको मुझे लेने कॉलेज आना पड़ेगा और ऊपर से सर की डांट भी खानी पड़ेगी, इसलिए बोल रही हूँ मत भेजो। आरव ने इससे ज्यादा उससे कुछ नहीं बोला, बल्कि उसने उसे गोद में उठाया और वह भी खुशी को लेकर बाहर आ गया। खुशी को इस तरह चिल्लाते देख वीर अपनी आंखें बड़ी करके खुशी को देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई 18 या 19 साल की लड़की कॉलेज न जाने के लिए इतना रो भी सकती है। आरव खुशी को लेकर कार के पास पहुंचा। उन दोनों को आता देख वीर ने जल्दी से बैक शीट का डोर ओपन कर दिया ताकि आरव खुशी को बैठा सके। वीर को डर था कहीं खुशी भाग न जाए, क्योंकि जिस तरह से वह रो रही थी यह देख वीर को यही लग रहा था कि अगर खुशी को मौका मिले तो पक्का भाग जाएगी। वही खुशी ने जब वीर को डोर ओपन करते देखा तो वह आग बबूला हो गई। उसने गुस्से से वीर पर चिल्लाते हुए कहा, वीर जीजू आप बहुत बुरे हो, आपने क्यों डोर ओपन किया? आपको पता है ना यह आरव पारव मुझे गाड़ी में बैठाकर कॉलेज छोड़ाएगा। वही आरव ने जब उसे अपना नाम बिगड़ते देखा तो वो खुशी को गुस्से से घूरने लगा। उसे देख खुशी अपनी जीभ निकालकर उसे चिढ़ाने लगी। वीर अपनी हंसी को रोकते हुए गला साफ करके खुशी से बोला, खुशी देखो तुम छोटी नहीं रही, इसलिए तुम्हें इस तरह नहीं रोना चाहिए, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? खुशी आरव के हाथ को हटाते हुए बोली, पहले तो आप लोग डिसाइड कर लो, मैं बड़ी हूँ या छोटी? कल तक तो सबके लिए मैं छोटी थी, लेकिन आज बड़ी हो गई हूँ। इतना कहने के बाद वो रोने लगी, फिर रोते हुए आगे बोली, सब मुझसे और लिटिल अवनी से जलते हैं, क्योंकि हम दोनों बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। सभी लोग खुशी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगे, जैसे जानने की कोशिश कर रहे हो क्या सच में उनके सामने जो लड़की रो रही है, जो कॉलेज ना जाने के लिए इतना हंगामा मचा रही, वह इंटेलिजेंट है? कभी नहीं। अगर इसे इंटेलिजेंट कहते हैं तो फिर दुनिया में जो बाकी इंटेलिजेंट है उन्हें क्या कहते होंगे? आरव सख्ती से बोला, खुशी कार में बैठो। खुशी अपना मुंह फेरते हुए बोली, नहीं 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 बैठना, जो करना है कर लो। खुशी की हरकत देख वहां पर जितने भी बॉडीगार्ड्स मौजूद थे वह सभी अपना मुंह छुपाकर हंसने लगे। सभी बॉडीगार्ड्स को अपने आरव बॉस पर बहुत ही दया आ रही थी। श्री खुशी को समझाते हुए बोली, खुशी देखो मैं भी तो तुम्हारे साथ चलूंगी, लिटिल अवनी भी चलेगी। खुशी ने श्री की कोई बात नहीं सुनी, वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगी। उसकी इस हरकत को देख आरव जल्ला गया। उसने तुरंत खुशी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहा, यह क्या बचकानी हरकत है? खुशी भी उसी टोन में बोली, बचकानी हरकत नहीं है, मेरे जैसे प्यारे बच्चे ऐसे ही हरकत करते हैं, अगर नहीं पता तो जाकर किसी से भी पूछ लो। आरव कल रात से ही काफी परेशान हो चुका था। खुशी को समझाकर उसे लग रहा था कि अब वह पागल हो जाएगा। उसने अपना सर झटका और मानव को कॉल लगा दिया। वही मानव को भी लिटिल अवनी ने कम परेशान नहीं किया। मानव लिटिल अवनी को लेकर अपनी कार के पास पहुंचा। उसके पीछे पीछे राज और अभी भी लिटिल अवनी का बैग लेकर आए। वह दोनों बिना कुछ बोले कार के अंदर बैठ गए, मगर लिटिल अवनी कार के अंदर बैठी नहीं रही थी। उसने मानव का कोट पकड़ लिया। नहीं, लिटिल अवनी को नहीं जाना। लिटिल अवनी बोल रही है, आज नहीं, लिटिल अवनी कल चली जाएगी पक्का। हब्बी आपकी कसम। मानव ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर दांत पीसते हुए बोला, बेबी आप रोज ऐसे ही मेरी कसम खाती हो, लेकिन कभी पूरी नहीं करती। लिटिल अवनी अपने दांत दिखाते हुए बोली, इस बार पक्का करूंगी, प्लीज हब्बी। मानव उसकी बातों को इग्नोर कर बोला, बिल्कुल नहीं मॉम, सच कहती है, मैंने आपको बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, आपको डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी अपनी ब्लैंक नजरों से उसे देखते हुए बोली, मम्मा को मुझसे जलन होती है, क्योंकि डैडी उनसे इतना प्यार नहीं करते जितना आप लिटिल अवनी से करते हो, इसलिए वह मुझसे जलती है। और देखिए उन्होंने आपको लिटिल अवनी के खिलाफ भड़का दिया। डैडी से शिकायत करनी पड़ेगी आप दोनों की, आप दोनों ही बिगड़ गए हैं। जब देखो लिटिल अवनी को डांटते रहते हैं। फिर वो नीताजी और मानव की एक्टिंग करते हुए बोली, लिटिल अवनी यह मत करो, वह मत करो। अब तो लिटिल परेशान हो गई। आगे वह अपने सर पर हाथ रखकर बोली, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिटिल अवनी घर छोड़कर चली जाएगी। उसकी बात सुनकर मानव हंसने लगा। उसने अपनी हंसी रोक कर कहा, अच्छा तो बताओ लिटिल अवनी घर छोड़कर कहाँ जाएगी? क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वह घर छोड़ सके? अच्छा वह सब छोड़िए, क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वह आपको झेल सके मेरी तरह?
जैसे ही मानव ने कहना खत्म किया, लिटिल अवनी उसे मारने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, मतलब आप लिटिल अवनी को झेलते हो? अब तो लिटिल अवनी पक्का घर छोड़कर जाएगी। देख लेना, सब मुझसे जलते हैं, क्योंकि लिटिल अपनी इंटेलिजेंट है। मानव उसे घूरते हुए बोला, कहाँ से इंटेलिजेंट हो, मुझे भी बताओ। लिटिल अवनी एटीट्यूड से बोली, दिमाग से। मानव उसकी बातों को इग्नोर करके डोर ओपन किया और उसे कार में बैठाने लगा। लिटिल अवनी ने तुरंत मानव को धक्का दे दिया और कार से उतर गई। वह घर के अंदर भागने लगी, पर मानव उससे भी तेज था। उसने तुरंत लिटिल अवनी को पकड़ लिया। लिटिल अवनी खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो। लिटिल अवनी को कहीं नहीं जाना। मानव उसे दोबारा कार के पास ले जाते हुए बोला, बस बहुत हो गया, अब चुपचाप कार में बैठो वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। लिटिल अवनी तुरंत नीरज जी को बुलाने लगी, डैडी डैडी देखो, हब्बी जबरदस्ती ले जा रहे हैं, डैडी बचाओ डैडी। लिटिल अवनी जोर से चिल्ला रही थी। मानव क्या सभी बॉडीगार्ड्स ने भी अपने कान बंद कर लिए। नीरज जी भागते हुए विला से बाहर निकले। उन्हें देखकर लिटिल अवनी नकली आंसू बहाते हुए बोली, डैडी देखो ना हब्बी को, लिटिल अवनी को परेशान कर रहे हैं। तभी नीता जी भी बाहर आते हुए बोली, मेरा मानव तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, वह बस तुम्हें कॉलेज छोड़ने जा रहा है। लिटिल अवनी मुंह बनाकर, किसने कहा है कॉलेज छोड़ने को? लिटिल अवनी के हाथ पैर है, वो खुद जा सकती है, उसे किसी की जरूरत नहीं। ऐसे परेशान करने वाली हब्बी की तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहने के बाद वो नीरज जी से बोली, डैडी क्या कोई दूसरा हब्बी नहीं मिलेगा? यह हब्बी नहीं चाहिए, यह पहले तो अच्छे थे, पर अब नहीं, चलो हम दूसरा हब्बी लेकर आते हैं। नीरज जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, क्यों नहीं मेरी प्रिंसेस, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। डैडी आपके लिए ढेर सारे हब्बी की लाइन लगवा देंगे। उन दोनों बाप बेटी को देखते हुए मानव गुस्से से बोला, शॉर्ट आप, अगर आप दोनों का हो गया हो तो चले यहाँ से। लिटिल अवनी तुरंत नीरज जी के पीछे छुप गई। मानव को देखते हुए धीरे से उनके कान में बोली, डैडी बचा लो, आप कोई तो आइडिया दो। आपको तो पता है ना आपकी प्रिंसेस कितनी इंटेलिजेंट है, और वह बिल्कुल आप पर ही गई है। लिटिल अवनी को सारी इंटेलिजेंसी आपसे ही विरासत में मिली है डैडी। हब्बी को लगता है लिटिल अवनी बेवकूफ़ है, इसका मतलब उन्हें यह भी लगता होगा कि आप भी बेवकूफ़ हो। डैडी कुछ करो, अपनी लिटिल प्रिंसेस को बचा लो। वहीं नीता जी ने जब लिटिल अवनी को नीरज जी के कान में कुछ बोलते देखा तो उनकी आंखें छोटी हो गई। उन्हें पूरा यकीन था यह दोनों बाप बेटी जरूर कुछ खिचड़ी पका रहे। उन्होंने लिटिल अवनी का कान पकड़कर डांटा, लिटिल अवनी चलो जाओ चुपचाप कॉलेज के लिए, लेट हो रहा है। तुम बचपन से ही ऐसी क्यों हो, हमेशा रोती रहती हो, पहले स्कूल जाने में और अब कॉलेज जाने में। नीता जी के कान पकड़ते ही लिटिल अवनी चिल्लाई, नीतू क्यों लिटिल अवनी के कान पकड़कर खींच रही हो, दर्द हो रहा है अपनी बिगड़ैल बेटी के मुंह से। अपनी लिए नीतू सुन। उनका गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, लिटिल अवनी तुम अपनी माँ को नाम से बुला रही हो, शर्म नहीं आती? फिर नीरज जी को डांटते हुए आगे बोली, और आप ठहरे बेशर्म इंसान, पता नहीं अपनी बेटी को क्या क्या सिखाते रहते हैं। अरे जब यह मुझे माँ बोलती है तुझे कितना अच्छा लगता है, पर आपने बचपन से ही इसे मुझे नीतू बोलना सिखा दिया। कितनी मुश्किल से तो इसने मुझे माँ बोलना सीखा था। नीरज जी लिटिल अवनी के कान को छुड़ाकर उसे गले लगाते हुए नीता जी से थोड़े गुस्से में बोले, खबरदार, अगर मेरे लिटिल प्रिंसेस को डांटा भी तो वो कितनी प्यारी है, अभी उसे कान में लग जाती तो मेरी फूल सी प्रिंसेस। इतना कहकर वह लिटिल अवनी के कान को सहलाने लगे। जब उन्हें लगा उन्हें कोई नहीं देख रहा तो वह धीरे से बोले, प्रिंसेस डैडी ने बाहर कार रेडी करवाई है, आप यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। वह लोग आपको मिस्टर सिंघानिया के घर लेकर जाएंगे और मिस्टर सिंघानिया तुम्हें इस डेविल मानव से बचा लेंगे। नीरज जी की बात सुनकर लिटिल अवनी की आंखें चमकने लगी। फिर वह उदास होकर बोली, पर डैडी खुशी भी तो है। नीरज जी बोले, अरे उसकी चिंता मत करो, मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। फिर उन्होंने लिटिल अवनी को गेट की तरफ इशारा किया, जैसे बोल रहे हो जाओ जाओ प्रिंसेस जी लो अपनी जिंदगी। मानव लिटिल अवनी को लेने आया। जैसे ही उसने लिटिल अवनी का हाथ पकड़ा, लिटिल अवनी ने उसके हाथों में काट लिया और धक्का देकर बाहर की तरफ भाग गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही मानव को होश आया उसने गार्ड्स को आर्डर दिया, जल्दी से पकड़ो। मानव भी लिटिल अवनी के पीछे गेट के बाहर भाग गया। वहीं नीता जी हैरान परेशान होकर गेट की तरफ देख रही थी। फिर नीरज जी पर बरसते हुए बोली, आप ही ने उसे भगाया है ना? नीरज जी अपने कंधे उचकाते हुए बोले, मुझे क्या पता, मुझे जो सुना रही हो, भागी तो लिटिल अवनी है, मैं थोड़ी ना भागा हूँ। वही सिंह मेशन से बाहर निकलकर लिटिल अवनी एक पेड़ के पीछे छुप गई। उसने अपना सर निकालकर बाहर झाँका
तो देखा सभी बॉडीगार्ड्स उसे ढूंढने के लिए हर जगह फैल गए। यह देख लिटिल अवनी मन में हंसते हुए बोली, लिटिल अवनी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। फिर वह इधर उधर देखते हुए बोली, डैडी ने जो कार बोला था वह तो यहाँ है ही नहीं। वह यह सब बोल ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। वह तुरंत चौंक गई। लिटिल अवनी ने मन में सोचा, कहीं हब्बी ने तो नहीं पकड़ लिया है। वो डरते भी पीछे मुड़ी, मगर सामने वाले इंसान का चेहरा देखकर वह चहकते हुए बोली, राज ब्रो, बनी आप दोनों। अभी मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल बेबी सिस्टर जल्दी चलो वरना जीजू हम लोग को ढूंढ लेंगे, फिर पक्का वह हमें पनिशमेंट भी देंगे। लिटिल अवनी अपना सर जल्दी जल्दी हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ जल्दी जल्दी चलो। इतना कहकर वो लोग निकल गए। वही मानव जो बाहर लिटिल अवनी को ढूंढ रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा तो आरव का फोन था। जैसे ही मानव ने कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से आरव बोला, बॉस लिटिल अवनी कहाँ है? लिटिल अवनी का नाम सुन मानव जल्लाते हुए बोला, वह भाग गई। दूसरी तरफ से आरव चौंक हुए बोला, क्या भाग गई? मानव अपना सर पकड़ कर बोला, हाँ भाग गई और हम सब अब उसे ढूंढ रहे हैं। आरव भी परेशान होकर बोला, बॉस यंग मैडम भाग गई, मुझे पता है वह कैसे वापस आएंगी। वह और खुशी बेस्ट फ्रेंड है। हम खुशी को डरा धमकाएंगे तो वह हमें बता देगी। लिटिल अवनी कहाँ है? मुझे यकीन है उसे पता होगा। आरव की बात सुनकर मानव के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, ठीक है तो जल्दी पूछो। आरव जैसे ही खुशी की तरफ मुड़ा, वो हैरान हो गया क्योंकि खुशी वहाँ थी ही नहीं। आरव ने इधर उधर देखते हुए वीर से पूछा, खुशी कहाँ है? वीर ने अपने कंधों उचकाते हुए कहा, मुझे क्या पता, जब तू बॉस से बात कर रहा था तो वह पीछे से निकल गई। आरव चिल्लाते हुए बोला, अरे तो रोका क्यों नहीं? इस पर वीर हंसते हुए बोला, जब तू नहीं रोक पाया तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी? अच्छा ठीक है गुस्सा मत कर, मैं श्री से पूछता हूँ क्योंकि खुशी कभी उसे अकेला नहीं छोड़ती। इतना कहकर उसने अपने बगल में देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि श्री भी वहाँ नहीं थी। आरव और वीर परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। वही फोन के दूसरी तरफ मानव चिल्लाते हुए बोला, गधों कहाँ हो तुम दोनों और क्या मुंह में दही जम गया है जो कुछ बोल नहीं रहे हो? आरव परेशान होकर बोला, बॉस केवल लिटिल अवनी ही नहीं, खुशी और श्री भी भाग गई। यह सुन मानव गुस्से से चिल्लाया, अरे भाग गई तो ढूंढो उन्हें। अगर उन तीनों में से कोई एक भी मिल जाए तो दो को पकड़ना आसान होगा। मानव यह बोल ही रहा था कि उसके सामने जिम्मी आ गया। उसने मानव से कहा, अरे बॉस उन तीनों को छोड़िए, उनके मास्टरमाइंड को पकड़ी है, उसे देख। मानव ने अपनी इब्रो चढ़ा ली, फिर बोला, मतलब क्या है? जिम्मी अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, बॉस उन तीनों के पास इतना दिमाग नहीं है कि वह अपने आप भाग जाए। पक्का यह आइडिया नीरज अंकल ने हो दिया होगा। सबसे पहले उन्हें पकड़ना होगा। जिम्मी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि मानव भागते हुए अंदर गया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब नीरज जी भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। यह देख मानव अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। आह कंटिन्यू। आरव, मानव और वीर तीनों अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर लिटिल अवनी, खुशी और श्री को ढूंढने निकल गए। लगभग आधे घंटे बाद मानव के एक बॉडीगार्ड ने उसे फोन करके बताया कि लिटिल अवनी, खुशी और श्री इस वक्त एक पार्क में है। उसने उसका लोकेशन भी उन्हें सेंड कर दिया। लोकेशन मिलते ही तीनों लड़के वहां के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ लिटिल अवन, खुशी, श्री, राज और अभी जब मिस्टर सिंघानिया के घर जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में एक पार्क मिला, जिसे देख लिटिल अवनी जिद करने लगी कि उसे वहां जाना है। थक हार कर राज और अभी ने उसकी बात मान ली। इस वक्त वे सभी पार्क में थे। लिटिल अवनी झूला झूलते हुए बोली, यह कितना अच्छा है, हब्बी तो कहीं जाने नहीं देते, हिटलर कहीं के। इतना कहकर वो मानव को कोसने लगी। वही खुशी भी फुल एंजॉय कर रही थी। वो भी लिटिल अवनी के बगल वाले झूले में बैठते हुए बोली, सही कहा तुमने, सैया भी मुझे कहीं नहीं जाने देते। उन्हें लगता है कि मैं एक बच्ची हूँ। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ से बच्ची हूँ? खुशी की बात सुनकर लिटिल अवनी उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। फिर कुछ देर बाद सोचते हुए बोली, आरव भैया ने कुछ गलत नहीं बोला था। तुम सच में अभी एक छोटी सी बच्ची हो जो इस वक्त नासमझ है। पर कोई बात नहीं, लिटिल अवनी बड़ी हो गई है, वह तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छे से रखेगी पक्का। उसकी बात सुनकर खुशी खुश हो गई। वो एक्साइटेड होकर बोली, क्या सच्ची में तुम मेरा ध्यान रखोगी और तुम मुझे सिखाना भी कि बड़े लोग कैसे बिहेव करते हैं? ठीक है, लिटिल अवनी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, ओके, मैं तुम्हें बताऊंगी कि बड़े लोग कैसे बिहेव करते हैं। तुम बस रोज लिटिल अवनी की कोचिंग लेती रहो। देखो मैंने तुम्हें कितना स्ट्रांग और इंटेलिजेंट बना दिया है।
अगर तुम ऐसे ही लिटिल अवनी से कोचिंग लेती रही तो वह तुम्हें आगे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रांग दोनों बना देगी। श्री जो आ रही थी, उसने उन दोनों की बात सुन ली। वो लिटिल अवनी का हाथ पकड़कर बोली, लिटिल अवनी, क्या तुम मुझे इंटेलिजेंट नहीं बनाओगी? लिटिल अवनी श्री को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आंखों देखने लगी, फिर झूले से खड़े होकर बोली, आपको भी दूंगी कोचिंग इंटेलिजेंट होने की। लिटिल अवनी बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। ओके। इतना कहने के बाद वह तीनों घास पर जाकर बैठ गई। लिटिल अवनी बीच में बैठी थी, खुशी और श्री उसके अगल बगल। श्री लिटिल अवनी को देखते हुए बोली, अब बताओ लिटिल अवनी। लिटिल अवनी बारी बारी से खुशी और श्री को देखने लगी, फिर उसने अपनी बात कहना शुरू किया। लिटिल अवनी अपने हाथों को हवा में लहराते हुए बोली, देखो सबसे पहले आप दोनों को लिटिल अवनी जितना इंटेलिजेंट होना होगा। लिटिल अवनी को पता है अभी आप दोनों बच्चे हो, अभी मुश्किल है कि एकदम से आप लोग इंटेलिजेंट हो जाओ, पर कोई बात नहीं, लिटिल अवनी है ना सिखाने के लिए। उसकी बात सुनकर खुशी और श्री अपना सर हाँ में हिलाने लगी। लिटिल अवनी आगे बोली, सबसे पहले आप लोगों को लिटिल अवनी तरह आलसी बनना होगा, क्योंकि अगर एक बार आप लोग आलसी बन गए तो आप लोग आराम से लिटिल अवनी की तरह प्रिंसेस वाली लाइफ जियोगे। खुशी कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन आलसी क्यों बनना है? उसके सर पर चपत लगाते हुए लिटिल अवनी ने जवाब दिया, अगर आप आलसी बनोगे तो आपके हब्बी लोग भी आपके लिए सारा काम करेंगे, फिर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप घर पर आराम से प्रिंसेस की तरह रहोगे, कितना मजा आएगा ना। श्री अपनी चमकती हुई आंखों से लिटिल अवनी को देखने लगी तो लिटिल अवनी ने आगे कहा, यही नहीं, अगर कभी भी आरव भैया या वीर भैया आप दोनों की बात ना माने तो आप थोड़ा सा रो देना और जिद करने लगना, वो जरूर आपकी बात मान जाएंगे। अगर ना माने तो आप डैडी से उनकी शिकायत कर देना। यहाँ लिटिल अवनी अपना ज्ञान खुशी और श्री को बांट रही थी, वही उनके पीछे खड़े होकर राज और अभी सब सुन रहे थे। उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि तीन परछाई दीवाल के पीछे से उन सबको देख रही थी। यह तीनों कोई और नहीं मानव, आरव और वीर थे। उन तीनों को ही लिटिल अवनी, खुशी और श्री की बातें साफ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वह तीनों ही चौंक गए। अचानक ही मानव चेहरे पर जो शौक के एक्सप्रेशन थे वह गुस्से में बदल गए, क्योंकि पार्क में ही दूर बैठा एक लड़का कब से ही लिटिल अवनी को ही देख रहा था। यह चीज मानव से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने गुस्से में कस के अपनी मुट्ठी बंद कर ली। इस बात से अनजान लिटिल अवनी बातों में लगी थी। वह लड़का लिटिल अवनी को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो लड़का चलते हुए लिटिल अवनी के पास आया और उसके सामने बैठ गया। किसी अनजान लड़के को अपने पास देख लिटिल अवनी, खुशी और श्री उसे घूरने लगी तो वो लड़का अपने हाथ जमीन पर रखते हुए हंसकर बोला, हे यार, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं जो ऐसे घूर रही हो। मैंने देखा कि तुम लोग काफी देर से यह बातें कर रहे हो, इसलिए मैं भी आ गया। लिटिल अवनी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, आपकी आंखें हैं तो देखोगे ही ना, और हम यहाँ पर है इसलिए ही आप हमें देख पा रहे हो। यहाँ पर हम तीनों गर्ल्स का भूत थोड़ी ना है जिसे आप देख रहे हो। लिटिल अवनी की बात सुनकर वो लड़का झेप गया, फिर थोड़ा खांसते हुए बोला, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मेरा मतलब यह है कि आप लोग बातें कर रहे थे, मेरा भी मन था इसलिए आ गया। एक्चुअली मैं यहाँ नया नया हूँ, मुझे इस शहर के बारे में कुछ नहीं पता। खुशी हैरानी के हाव भाव के साथ बोली, अच्छा ऐसा है, आप यहाँ पर नए हो क्या? आपके मम्मी पापा आपको खरीद के लाए हैं जो आप नए हो? अगर आप नए हो तो उन्होंने आपको ऐसे कैसे छोड़ दिया? तो कभी भी अपनी नई नई चीजें ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। खुशी की बात सुनकर आरव जो छिपा हुआ था वह हंसने लगा। श्री भी उस लड़के से बोली, वैसे आपका नाम क्या है? आप बहुत ही सुंदर हो, बिल्कुल हैंडसम वाले। वह लड़का अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गया। उसने शर्माते हुए जवाब दिया, वह मेरा नाम शनि है। वही वीर जल भुज के राख हो रहा था। उसे श्री का उस लड़के को हैंडसम कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने मन में सोचा, एक बार यह श्री की बच्ची मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं बताऊंगा कि हैंडसम किसे कहते हैं। पता नहीं ये डोंकी जैसे लड़के में ऐसा क्या है जो इसे हैंडसम लग रहा, एकदम डंकी मंकी लग रहा मुझे हो है। आरव वीर के कंधे को थपथपाते हुए बोला, चिल यार, इतना ज्यादा नहीं जलते। आरव ये बोला ही था कि तभी उसके कानों में खुशी की आवाज पड़ी, जिसे सुन वो भी जलने लगा। खुशी ने उस लड़के से कहा, शनि, क्या तुम्हें पता है हमारे नाम में श कॉमन है, खुशी का श और शनि का श। खुशी की बात सुनकर आरव का चेहरा काला पड़ गया। उसकी हालत पर इस बार वीर उसे दिलासा देते से बोला, आरव ऐसे जलते नहीं है, वह दोनों अपने में ही लगे थे,
उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके बगल में खड़ा डेविल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। मानव का चेहरा गुस्से से लाल था। उस लड़के को देखकर राज और अभी आकर लिटिल अवनी के पास खड़े हो गए, जैसे शनि को चेतावनी दे रहे हो, हमारी बहन के पास आने की हिम्मत भी मत करना। शनि ने उन दोनों को इग्नोर किया और लिटिल अवनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय क्यूटी पाई, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शनि है। लिटिल अवनी अपनी पलकें जल्दी जल्दी चिपकाते हुए शनि को देख रही थी। उसकी यह हरकत शनि को बहुत ही पसंद आई। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा, ऐसे ना हमें तुम देखो, कुछ कुछ होने लगता है। क्यूटी पाई उसकी बात सुनकर सबका मुंह बन गया, शिवाय डेविल मानव का, जो अपनी डेविल वाली नजरों से उसे ही देख रहा था। शनि ने आगे कहा, बेबी डॉल, बोलो ना तुम्हारा नाम क्या है? इस पर लिटिल अवनी ने अपना मुंह फुलाकर जवाब दिया, लिटिल अवनी का नाम बेबी डॉल नहीं है, उसका नाम तो लिटिल अवनी है, पर लिटिल अवनी तुम्हें कभी नहीं बताएगी उसका नाम क्या है, समझे? अब जाओ यहाँ से। शनि हंसते से बोला, यस बेबी डॉल, मत बताओ मुझे अपना नाम। इतना कहकर वो श्री की तरफ मुड़ा। इससे पहले वो कुछ पूछता, श्री तपाक से बोली, अगर लिटिल अवनी ने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया तो मैं भी नहीं बताऊंगी कि मेरा नाम श्री है। अब मुझसे मत पूछना कि मेरा नाम क्या है। शनि अपने बालों में हाथ फेरकर बोला, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम तीनों से नहीं पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है। कोई बात नहीं, मैं पता कर लूंगा। इतना कहकर वो फिर हंसने लगा। उसने मन में सोचा, यह तीनों लड़कियां कितनी बेवकूफ और फनी है। वहीं आरव, वीर और मानव गुस्से से उबल रहे थे। उन तीनों के मन में एक ही बात चल रही है, यह बेवकूफ लड़कियां, क्या इन्हें सच में लगता है कि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया? लिटिल अवनी शनि को घूरते हुए बोली, ठीक है तुम जाओ, हम गर्ल्स बातें कर रहे हैं, वो भी सीक्रेट वाली। यह बातें हम तुम बॉयज को नहीं बता सकते। शनि उदास होकर बोला, यार ऐसा मत करो, देखो मुझे इस शहर के बारे में ज्यादा पता भी नहीं, मैं नया हूं ना। इस बार लिटिल अवनी उसे उंगली दिखाकर धमकाते हुए बोली। लिटिल अवनी ने बोला, ना जाओ यहाँ से। और क्या बोला तुमने? तुम्हें इस शहर के बारे में भी नहीं पता? लिटिल अवनी को भी इस शहर के बारे में नहीं पता। लिटिल अवनी को तो यह भी नहीं पता कि उसका का घर कहाँ है। उसकी बात सुनकर शनि ही नहीं, मानव, वीर, आरव, अभी और राज अविश्वास में लिटिल अवनी की तरफ देखा कि क्या सच में इसे नहीं पता कि इसका घर कहाँ है और यह किस शहर में रहती है। शनि ने अविश्वास में उसे देखते हुए बोला, झूठी कहीं की, मुझसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? लिटिल अवनी कुछ बोलती इससे पहले ही श्री बोली, लिटिल अवनी कभी झूठ नहीं बोलती समझे, वह हमेशा सच बोलती है। और लिटिल अवनी ही नहीं, मुझे और खुशी को भी नहीं पता कि हम किस शहर में रहते हैं और हमारा घर कहाँ है, क्योंकि हमें जब भी कहीं जाना होता है कोई ना कोई हमारे साथ रहता है, इसलिए कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम कहाँ रहते हैं। खुशी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बोली, दी बिल्कुल सही बोल रही है, वैसे भी हमारे पास छोटू सा दिमाग है, हम क्या क्या याद करेंगे। पहले पढ़ाई करो, उसे याद रखो, अब ये भी याद करे कि हम कहाँ रहते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग उन तीनों लड़कियों को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो, पर शनि को अभी भी इन तीनों की बात पर यकीन नहीं था। उसने शक भरी नजरों से उन्हें देखते हुए पूछा, अच्छा तुम तीनों एक बात बताओ, हम लोग किस देश में रहते हैं? शनि का सवाल सुनकर तीनों लड़कियां अपना मासूम चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। फिर लिटिल अवनी ने मासूमियत से जवाब दिया, हम किसी देश में नहीं रहते, हम तो अपने घर में रहते हैं, और लिटिल अवनी तो हब्बी के रूम में रहती है। लिटिल अवनी का जवाब सुनकर शनि के साथ साथ पांचों लड़के भी लगभग बेहोशी होने वाले थे। आज तक कभी भी किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया होगा। खुद को संभालते हुए शनि ने आगे पूछा, क्या तुम तीनों को पता है कि हम किस स्टेट में रहते हैं? इस पर खुशी बोली, जब हमारे पास घर है तो हम स्टेट में क्यों रहे भला? शनि उन तीनों लड़कियों को ऐसे देख रहा था जैसे किसी भूत को देख रहा हो। वही आरव, मानव, वीर, अभी और राज भी अविश्वास से तीनों लड़कियों को देख रहे थे। मानव ने आरव और वीर से कहा, यहाँ से जाने के बाद हम तीनों खुद इन तीनों को ट्यूशन पढ़ाएंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन तीनों को कुछ भी नहीं आता, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह तीनों हर साल टॉप कैसे करती है। आरव अपने कंधे उचकाते हुए बोला, सिंपल है, पढ़ कर उसमें थोड़ी ना ही पूछते हैं कि किस देश और शहर में हम लोग रहते हैं। उसका जवाब सुनकर वीर और मानव उसे घूरने लगे। यह देख आरव ने अपने दांत दिखा दिए। कंटिन्यू। A.K स्कूल, काल्पनिक नाम। स्कूल के अंदर एंटर करते ही
सोना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया क्योंकि आसपास की औरतें उसके पति यानी अर्जुन को घूर घूर के देख रही थी। सोना बड़बड़ाते हुए बोली, आज तक तो कभी भी मेरे बेटे के पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आए, आज पता नहीं कौन सा भूत सवार था इस आदमी के अंदर की। आज ये चला आया, मन तो कर रहा है इसे अभी वापस भेज दूं, पर ऐसा नहीं कर सकती। सोना को बहुत ही जलन हो रही थी कि आसपास की औरतें उसके पति को घूर रही है। सोना की बड़बड़ाहट सुन अर्जुन उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पता है ना मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ। पिछले बार मैंने आदि से वादा किया था कि मैं उसके पेरेंट्स मीटिंग में आऊंगा, पर मैं नहीं जा पाया था, पर इस बार मैंने कितनी मुश्किल से उसके लिए समय निकाला है। सोना आसपास की औरतों को देखते हुए झूठी मुस्कान लिए अर्जुन से बोली, हाँ हाँ, पता नहीं पेरेंट्स मीटिंग में आए हो या किसी बच्चे के पेरेंट्स मिलने आ रहे हो, देखो तो जरा कैसे घूर रही है यह डायने, तुम्हें ऐसा लग रहा है जिंदगी भर कभी लड़का ही नहीं देखा इन्होंने, डायन कहीं की हुई है। अर्जुन उसे शांत कराते हुए बोला, सोना शांत हो जाओ, चलो मुझे बताओ पेरेंट्स मीटिंग कहाँ हो रही है, आदि हमारा इंतजार कर रहा होगा। सोना अपनी जलती हुई निगाहों से अर्जुन को देखने लगी। उसने जोर से अर्जुन के हाथ में चिकोटी काटते हुए कहा, खबरदार अगर तुमने किसी भी औरत को आंख उठाकर देखा भी तो याद रखना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। अगर तुमने किसी से बात भी की तो मैं वहीं पर तुम्हारी इज्जत उतार दूंगी। सोना की धमकी सुनकर अर्जुन अंदर तक हिल गया। उसे पता था सोना जो कहती है वह जरूर करती है, इनफैक्ट उससे बड़ा ही करती है। अर्जुन चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए सोना का हाथ पकड़कर स्कूल के अंदर चला गया। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि वह आसपास अपनी नजरें उठाकर देख ले। वही रास्ते में जितने भी औरतें मिल रही थी सब उसे ही घूर घूर के देख रही थी। एक औरत अर्जुन को देखकर दूसरी औरत से बोली, यारी ये कितना हॉट है, इसे देखकर नहीं लगता कि ये किसी बच्चे का पापा भी होगा, मुझे तो लगता है ये पक्का इस लड़की का भाई होगा। दूसरी औरत ने भी हाँ में हाँ मिलाकर कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, काश ये कुंवारा हो, मैं तो अपने हस्बैंड को डाइवर्स देके इससे शादी कर लूंगी, अगर शादी नहीं करेगा तो अफेयर तो चला ही लूंगी, हाय कितना हॉट है। वही सोना जो कब से बकवास सुन रही थी उसका अंदर से खून खोलने लगा। उसके बगल में खड़ा अर्जुन बेचारा डर से कांपने लगा, कहीं सोना उसे पीटने ना लग जाए। उसने अपना मासूम सा चेहरा बनाकर सोना को देखा जो उन औरतों को घूर रही थी जो उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। अर्जुन ने गला साफ करते हुए कहा, सोना वह बस बकवास कर रही है, उन पर ध्यान मत दो, देखो हम बस क्लास में पहुंचने वाले हैं। सोना ने अपने गुस्से को शांत किया और अर्जुन के साथ क्लासरूम में चली गई। उन दोनों को देखते ही आदि खुश होकर अर्जुन के पैरों में लिपटते हुए बोला, डैडी डैडी आप आ गए, आपको पता है मैं कितना खुश हूं आपको यहाँ देखकर। आदि के मुंह से डैडी सुनकर क्लास में मौजूद सभी पेरेंट्स और क्लास टीचर अर्जुन को देखने लगे। वह सभी अपनी आंखें फाड़े अर्जुन को देख रहे थे। आखिर कौन अर्जुन सिंह को नहीं जानता। सभी औरतें उसे देखकर तो फ्लैट ही हो गई। कुछ औरतें हैं जो अपनी जलन भरी नजरों से सोना को देखने लगी। जब सोना ने सभी पेरेंट्स के साथ साथ क्लास टीचर को भी अपनी लास्ट भरी नजरों से अर्जुन को देखते पाया तो उसने अपने दांत पीस लिए। उसका मन कर रहा था वह अभी जाकर इन सभी चुड़ैलों के बाल नोचने। उसे अपने गुस्से को शांत किया और आदि के साथ सीट पर बैठ गई। एक एक कर सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड लिए और चले गए। अगली बारी आदि की थी। क्लास टीचर अर्जुन को देखकर शर्माते हुए बोली, मिस्टर सिंह मुझे नहीं पता था आपका एक बेटा भी है, सच में वह बिल्कुल आप ही की तरह हैंडसम और स्मार्ट है। सोना अपने दांत पीसते हुए बोली, वह तो है ही, आखिर मेरा बेटा मेरे हस्बैंड पर जो गया है। सोना ने हस्बैंड शब्द पर ज्यादा जोर दिया ताकि वह क्लास टीचर को बता सके कि अर्जुन शादीशुदा है। वही क्लास टीचर का मुंह बन गया। उसने फिर से अर्जुन को देखते हुए कहा, मिस्टर सिंह क्या आप अगली बार फिर से मीटिंग में आएंगे? मुझे नहीं पता था आप आज आएंगे, वरना चाय कॉफी का भी इंतजाम कर देती। सोना से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तेज आवाज में कहा, हम यहाँ पर हमारे बेटे के पेरेंट्स मीटिंग में आए हैं, तो प्लीज आप हमें मार्क्स बताइए ताकि हम यहाँ से जा सके। इतना कहने के बाद वह गुस्से से अर्जुन को घूरने लगी। आदि सोना के कान में धीरे से बोलो, मम्मी देखो मेरी क्लास टीचर कैसे डैडी को देख रही है और डैडी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप घर जाकर इनकी अच्छे से खातिरदारी करना, यह बहुत बिगड़ गए हैं। देखो तो डैडी भी कैसे मेरी क्लास टीचर को देख रहे हैं। आदि की बातों ने सोना के गुस्से में घी डालने का काम किया। उसने कसके अपनी मुट्ठी बंद कर ली। सोना गुस्से से उठकर क्लासरूम के बाहर चली गई।
उसके पीछे पीछे आदि और अर्जुन भी जाने लगे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्लास टीचर भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। क्लास टीचर बार बार अर्जुन को देखकर शर्म आ रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने जानबूझकर अपना पैर मोड़ा और अर्जुन के ऊपर गिर गई। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। उसने हड़बड़ी में क्लास टीचर को पकड़ लिया। यह देख आदि ने सोना को रोककर धीरे से कहा, मम्मा देखो डैडी कैसे क्लास टीचर को पकड़े हैं। जैसे ही सोना ने देखा, अर्जुन ने तुरंत क्लास टीचर को छोड़ दिया और वह जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते हुए वो चिल्लाई, मिस्टर सिंह मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करिए उठने में, प्लीज क्या आप मुझे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर अर्जुन शॉक हो गया। वही सोना अर्जुन का हाथ पकड़ के टीचर पर चिल्लाई, इतना ही शौक है दूसरे की गोद में चढ़ने का तो मुझे अपने हस्बैंड का नंबर बताओ, मैं भुला देती हूँ उसे। दोबारा अगर मेरे हस्बैंड को देखा भी ना तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी, वरना इसी 5वीं मंजिल से उठाकर नीचे बहा दूंगा, समझी। इतना कहकर वह अर्जुन पर बरस पड़ी। और तुम क्या उसे लेकर खड़े थे? कहीं तुम्हारा भी तो मन नहीं मचल रहा उसे गोद में उठाने का? बता दो, फिर मैं तुम्हें भी उठाकर यहीं से नीचे फेंक दूंगी, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और आज के बाद मेरे रूम में दिखाई मत देना, वरना याद रखना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के सूटकेस में पैक करके नदी में बहा दूंगी। इतना कहकर उसने अर्जुन के हाथ से गाड़ी की चाबी ली, आदि को गोद में उठाया और जाते हुए बोली, मैं मेरे बेटे को लेकर जा रही हूँ, खुद ऑटो से आ जाना। वही अर्जुन शॉक होकर अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। वही दूसरी तरफ शनि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। लिटिल अवनी, खुशी और श्री उससे इरिटेट हो चुके थे। लिटिल अवनी ने उसकी जैकेट पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाते हुए बोली, जाओ यहाँ से वरना मारूंगी। लिटिल अवनी ने उसे इतनी जोर से हिलाया कि शनि को चक्कर आ गए। खुशी ने शनि को लिटिल अवनी से दूर करते हुए कहा, देखो बोल रही हूँ यहाँ पर चले जाओ, मुझे पता है हम तीनों गर्ल्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और तुम हमें पक्का पसंद करने लगे होगे, पर सॉरी हम तीनों के पास ही हमारे हस्बैंड है, इसलिए तुम्हारा कोई चांस नहीं है। हाँ मैं यह भी मानती हूँ कि हम सब बिल्कुल प्रिंसेस जैसी है, पर अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। श्री भी इतराते हुए बोली, बिल्कुल सही, हम सब इतने खूबसूरत, इंटेलिजेंट और क्यूट है कि कोई भी हमें पसंद करने लग जाए, भले ही हमारे हस्बैंड किसी काम के ना हो, एक नंबर के निकम्मे हैं सभी, लेकिन फिर भी हम उनसे प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारा कोई चांस नहीं है। लिटिल अवनी अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, बिल्कुल सही, मेरे हब्बी तो सबसे ज्यादा आलसी है। लिटिल अवनी को उन्हें अपने हाथ से खाना भी खिलाना पड़ता है, वरना हब्बी तो खाते ही नहीं है। लिटिल अवनी उनके बाल बनाती है, उनके लिए कपड़े निकालती है, यहाँ तक कि उनका ऑफिस का होमवर्क भी करती है। आह लिटिल अवनी कितना काम करती है, वह तो बताते बताते ही थक गई। शनि मुंह बनाते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं है तुम तीनों की बातों पर। लिटिल अवनी अपनी आंखें छोटी करके चिल्लाई, ज्यादा मत बोलो समझे। और हाँ लिटिल अवनी कभी झूठ नहीं बोलती है, यकीन नहीं होता तो डैडी से पूछ लेना। आज तक लिटिल अवनी ने कभी झूठ नहीं बोला, डैडी तो कहते हैं लिटिल अवनी तो लिटिल हरिश्चंद्र है। लिटिल अवनी की यह बात सुनकर मानव, वीर और आरव एक दूसरे को देखने लगे, क्या सच में यह कभी झूठ नहीं बोलती? मानव ने मन में कहा, मैं तो यह सोचता हूँ आखिर यह सच कब बोलती है, दिन भर में तो हजारों झूठ बोलती है, मैं अब क्या ही कर सकता हूँ, आखिरकार ये मेरी खुद की बीवी जो है। लिटिल अवनी को अब पार्क में रुककर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने खुशी और श्री से कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर सब बुरे बुरे लोग हैं जो लिटिल अवनी पर भरोसा ही नहीं करते हैं। इतना कहकर वह बाहर की ओर जाने लगी, उसके पीछे पीछे अभी और राज भी चले गए। शनि अपना मुंह खोले लिटिल अवनी को ही देख रहा था। लिटिल अवनी के जाने के बाद मानव का फोन बजा। फोन में फ्लैश हो रहे नंबर को देख मानव ने आरव से कहा, तुम इन सब पर नजर रखो और वीर तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो वीर के साथ निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही मानव और वीर मानव के केबिन में चले गए। थोड़ी देर में ही मानव की मीटिंग मिस्टर मित्तल के साथ थी। मानव को शाम को ही एक बिजनेस पार्टी भी अटेंड करनी थी। अपनी चेयर पर बैठकर मानव कोल्ड वॉइस में बोला, क्या इस मीटिंग के सभी तैयारियां हो गई है? वीर सीरियस होकर बोला, यस बॉस। इतना कहकर वो शैतानी मुस्कान लिए आगे बोला, बॉस आप चिंता मत करिए, मेरे होते हुए इस मीटिंग में कोई भी कमी नहीं होगी और ना ही शाम को होने वाली पार्टी में। मैंने मैनेजर से बात कर ली है, उसने पहले ही हर एक चीज तैयार कर लिया है, बस सब मीटिंग रूम में आपका ही इंतजार कर रहे हैं। मानव ने बस में जवाब दिया। केबिन के अंदर आते ही मानव का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया था। मानव इस वक्त किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था।
उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और मिस्टर मित्तल से मिलने के लिए मीटिंग रूम में चला गया। रूम में पहुंचते ही एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर वीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वही मानव का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। मिस्टर मित्तल मानव से हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए पर मानव उन्हें इग्नोर करके अपनी चेयर पर बैठ गया। यह देख मिस्टर मित्तल का ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने कसके मुट्ठी बंद कर ली और गुस्से से मानव को देखने लगे। फिर मन में बोले, जितना उड़ना है उड़ लो मानव सिंह, लेकिन आज रात पार्टी में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा कि तुम जिंदगी जीना भी भूल जाओगे या मर जाओगे। कंटिन्यू, आखिर क्या होने वाला है पार्टी में? मिस्टर मित्तल मानव को देखकर मन ही मन शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, मानव सिंह, नहीं नहीं मानव राजवंश, जैसे मैंने सालों पहले तुम्हें अकेला किया था और तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाई थी, आज एक बार फिर इतिहास दोहराएगा। तुम्हारी जिंदगी दोबारा नर्क बना दूंगा। बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर। वही मानव के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अब क्या चल रहा था वह तो खुद मानव ही जाने। वीर ने मिस्टर सिंघानिया के सामने एक फाइल रखते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, जहां तक मैंने सुना है मित्तल कॉरपोरेशन का असली मालिक तो विनय मित्तल है। आपने हमसे यह क्यों कहा कि सोम मित्तल कंपनी के मालिक है? वीर की बात सुनकर मिस्टर मित्तल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उनके हावभाव अजीब हो गए। उन्होंने थोड़ा कठोर आवाज में कहा, उस लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा बेटा सोम मित्तल है और कंपनी का असली मालिक भी। वीर उन्हें अजीब नजरों से देखते हुए बोला, मिस्टर मित्तल, आप खुद को समझा रहे हैं या हमें? देखिए मिस्टर मित्तल, अगर आप चाहते हैं कि आपके और हमारे बीच डील फाइनल हो जाए तो आप मिस्टर विनय मित्तल को बुलाइए, क्योंकि वह कंपनी के असली मालिक है। हम किसी भी ऐरे गेरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। खुद के लिए ऐरे गेरे शब्द सुनकर मिस्टर मित्तल भड़क उठे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने से बड़ों को इज्जत देनी चाहिए? इस कंपनी का असली वारिस और मालिक मेरा बेटा सोम मित्तल है। इतना कहकर उन्होंने अपने बगल में बैठे सोम का हाथ पकड़ के आगे कहा, यह है मेरा बेटा सोम मित्तल। उनकी बात सुनकर मानव मास्क के अंदर से ही मुस्कुराने लगा। वह अजीब नजरों से सोम को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। वीर ने सोम को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो यह है सोम मित्तल, मैंने आपके बारे में काफी सुना है। मिस्टर सोम की आपको काफी आदत है दूसरों की चीजों पर हक जमाने की। पहले मिस्टर विनय का हक लिया और अब उनकी बीवी को ही उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं आप। सोम जो अभी तक चुपचाप बैठा था, उसने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ पटक दिया। फिर अपनी लाल आंखों से वीर को देखा, फिर मानव से बोला, मिस्टर सिंह, आपको नहीं लगता आपका यह नौकर हमसे कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है? सोम मित्तल कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। अगर आपने अपने इस नौकर को चुप नहीं कराया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। सोम के पागलपन को देख वीर ने अपना मुंह बना लिया, जैसे कह रहा हो बड़े आए मुझे मारने वाले। उसने सोम को इग्नोर करके मिस्टर मित्तल से आगे कहा, मिस्टर मित्तल, हम आपको सोचने के लिए आज रात तक का समय देते हैं। अगर विनय मित्तल खुद नहीं आए तो हम आपके साथ डील नहीं करेंगे। इतना कहकर वीर जाकर मानव के पीछे खड़ा हो गया। मिस्टर मित्तल बस अपने दांत पीसते रह गए। उन्होंने खुद को शांत किया और गुस्से से मानव को देखने लगे। फिर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोले, मिस्टर मानव सिंह, जैसा आप चाहे, आप चिंता मत करिए। आज शाम तक आपको अपना जवाब दे दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज पार्टी में जरूर आएंगे। वही आपको विनय से भी मिलवा दूंगा। इतना कहकर वह अपनी सीट से खड़े हो गए और सोम को अपने साथ चलने का इशारा किया। सोम मानव और वीर को गुस्से से घूरते हुए रूम के बाहर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद वीर, जो अभी तक मानव के पीछे खड़ा था, वह उसकी बगल वाली कुर्सी पर बैठकर मिस्टर मित्तल की एक्टिंग करते हुए बोला, मानव सिंह, मुझे उम्मीद है कि आप आज रात की पार्टी में जरूर आएंगे। बुढ़ा कहीं का 100 डायन मरी होंगी, तब जाकर ये पैदा हुआ होगा। चालाक लोमड़ी कहेगा। और यह सोम मित्तल बेवकूफ कहीं का दूसरों की बीवी को चुराने का जिम्मा उठा रखा है। बेचारा विनय, मुझे उसके लिए इतना बुरा लग रहा। काश वो भी मेरी तरह अनाथ होता, फिर वो आज मेरे साथ यहाँ होता। मानव ने उसके सर पर एक चपत मारी और बाहर जाते हुए बोला, गधा कहीं का, मुझे एक और गधे पालने का शौक नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी इतने गधे हैं, एक और आ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। वीर उसके पीछे भागते हुए बोला, बॉस, केवल कुछ ही गधे तो है। एक में एक आरव, एक जिम्मी, एक विक्की, एक अभी, एक राज और एक जीव। यह ज्यादा कहाँ है? उसकी बात सुनकर मानव ने अपना सर ना में हिला दिया और तुरंत अपने केबिन में चला गया। वही मिस्टर मित्तल कंपनी के बाहर जाकर गुस्से से अपना एक हाथ कार पर मारते हुए बोले, पता नहीं किस चीज का घमंड है
इस मानव को, इसको भी अगर मैंने बर्बाद ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी विजय मित्तल नहीं। सोम अपने दांत पीसते हुए बोला, लगता है ये सब उस विनय के ज्यादा करीब है। हमें इन सब से बच के रहना होगा। फिर भोला सा चेहरा बनाकर आगे बोला, डैड अगर आप चाहते हैं कि वह विनय कंपनी संभाले तो मैं खुशी खुशी रिजाइन कर दूंगा। आखिरकार वो आपका असली बेटा है। मिस्टर मित्तल भावुक हो गए। सोम को गले लगाते हुए बोले, नहीं उस घटिया इंसान की बात मत करो, तुम मेरे बेटे हो। सोम उनकी बात सुनकर सोम डेविल स्माइल करने लगा, फिर मन में बोला, सच कहा डैड आपने, पर घटिया तो आप भी हो जो आपने अपने ही घर में एक सांप को पाल रखा है। वहीं दूसरी तरफ लिटिल अवनी ने मिस्टर सिंह के घर पर उधम मचा रही थी। उसने लगभग पूरा घर सर पर उठा लिया था। वह आगे आगे भाग रही। श्री, खुशी, राज, अभी और मिस्टर सिंघानिया उसके पीछे पीछे। लिटिल अवनी गार्डन में भागते हुए गई और एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने अपना ओठा हिलाते हुए कहा, पकड़ो पकड़ो। लिटिल अवनी भी देखती है कौन उसे पकड़ता है। मिस्टर सिंघानिया ने जब उसे पेड़ पर चढ़ता देखा तो वह घबरा गए। उन्होंने लिटिल अवनी से कहा, बेटा नीचे उतर जाओ, चोट लग जाएगी। लिटिल अवनी मुंह बनाकर बोली, नहीं नहीं लगेगी चोट, आप सब बुरे हो। लिटिल अवनी ने कहा कि उसे नहीं पढ़ना। फिर क्यों आप जबरदस्ती पढ़ा रहे हो? मिस्टर सिंघानिया अपने माथे को मसलते हुए बोले, बेटा यह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। मानव ने ही मुझसे कहा था कि जब तुम यहाँ आओ तब मैं पर्सनली पढ़ाऊँ। देखो बेटा, खुशी और श्री भी मेरी बात मान गई, तुम भी मान जाओ। लिटिल अवनी ने एक हाथ से पैर को पकड़ा और दूसरे हाथ को हवा में लहराते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हब्बी ने कहा था ना आपको लिटिल अपने को पढ़ाने के लिए, तो आप जाकर उन्हीं को पढ़ाओ। उन्हें पढ़ने की सख्त जरूरत है। उन्हें तो कुछ भी नहीं आता जाता, सारा काम तो आरव भैया, वीर भैया और अपने मैनेजर से करवाते हैं, और जो बाकी का काम होता है वह अपने ऑफिस वालों से कराते हैं। वो तो केवल सारा दिन बैठे रहते हैं। पक्का उन्हें कुछ भी नहीं आता जाता होगा, इसीलिए वो बैठे रहते होंगे। उसकी बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया की हंसी छूट गई। उन्होंने लिटिल अवनी को समझाते हुए कहा, बेटा वो वहाँ का बॉस है, इसलिए ही अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है। लिटिल अवनी अजीब समूह बनाकर बोली, कौन सा बॉस? आलसियों की तरह जो बैठे होते हैं, वह तो खाली फाइल खोलकर उसमें अपना चेहरा ढककर पढ़ने लगते हैं। पता नहीं वो पढ़ते ही है या कुछ और करते हैं। क्या पता वह भी लिटिल अवनी की तरह फाइल खोल कर सो जाते हो ताकि दूसरों को लगे वो कितना काम करते हैं, कितना पढ़ते हैं। खुशी सोच में पड़ गई। उसने सोचते हुए कहा, हाँ लिटिल अवनी सही कह रही है। मैंने भी सैया को देखा है, वह भी ऐसे ही करते हैं। अपना काम दूसरों को दे देते हैं, खुद तो पढ़ते लिखते नहीं है और हमें पढ़ने को कहते हैं। श्री भी तपाक से बोली, सही कहा, मैंने तो आज तक वीर को कभी पढ़ते हुए भी नहीं देखा। वह तो केवल लड़ता रहते हैं, हर वक्त जब देखो अपने बॉडीगार्ड्स को लड़ना सिखाते रहते हैं। पक्का वह पढ़ाई से बचने के लिए ही करते हैं। अभी और राज ने गर्ल्स गैंग की बातें सुनकर एक दूसरे को देखा, फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाकर बोले, सही कहा, ऐसा ही हुआ होगा, उन तीनों को कुछ भी नहीं आता। मिस्टर सिंघानिया ने उन दोनों को चुप कराया और लिटिल अवनी से रिक्वेस्ट करते हुए बोले, बेटा नीचे आ जाओ, अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम्हारा डेविल हस्बैंड मुझे जान से मार देगा। बेटा प्लीज आ जाओ, अगर इस उम्र में उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। लिटिल अवनी तपाक से बोली, ज्यादा कुछ नहीं होगा दादाजी, आप भी दादी जी के पास चले जाओगे, वैसे भी आप तो उन्हें बहुत मिस करते हो ना। उसकी बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया स्पीचलेस हो गए। उन्होंने उस शैतान लड़की को घूर कर देखा जो पैर पर चढ़ी थी, फिर वह मन में बोले, पता नहीं यह मानव कैसे इसे संभालता होगा। अच्छा हुआ मैं इसके साथ नहीं रहता, वरना मैं तो हार्ट अटैक से ही मर जाता। वो डेविल इसी लायक है, उसे ऐसे ही शरारती और नाक में दम कर देने वाली ही बीवी मिलनी चाहिए। लिटिल अवनी को कुछ अजीब लगा। उसने अपना चेहरा इधर उधर घुमा कर देखा तो पैर पर एक गिरगिट नजर आया। उसने उस गिरगिट को देखकर अजीब समूह बना लिया। यह क्या है? यह तो छिपकली है। नहीं, यह तो लिटिल क्रोकोडाइल्स जैसा है। कहीं ये अपनी माँ से तो नहीं बिछड़ गई, इसे तो पानी में होना चाहिए। इतना कहकर लिटिल अवनी टुकुर टुकुर गिरगिट को देखने लगी। कुछ देर देखने के बाद वह उसकी गिरगिट से बोली, लिटिल क्रोकोडाइल तुम पैर पर कैसे चढ़े? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तुम्हें पानी में होना चाहिए था। तुम्हारी मम्मी भी वही होंगी, क्या तुम बिछड़ गए हो? गिरगिट ने कोई हरकत नहीं की। यह देख लिटिल अवनी सोचने लगी, अच्छा तो यह पक्का रो रहा होगा, इसकी मम्मी खो गई। फिर उसने इधर उधर घुमा के उस लिटिल क्रोकोडाइल की मम्मी को ढूंढना शुरू किया तो उसे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा तालाब दिखा जो मिस्टर सिंघानिया ने बनवाया था। लिटिल अवनी ने अपने जेब हैंकी निकाली और गिरगिट को पकड़ के पैर से कूद गई।
उसे नीचे कूदता देख सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मिस्टर सिंघानिया की जान तो हलक में ही आ गई कि पता नहीं अब डेविल मानव उनके साथ क्या करेगा। अगले ही पल जब उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो सब ने अपनी आंखें खोल कर देखा तो लिटिल अवनी वहां से गायब थी। सब उसे ढूंढने लगे। वही लिटिल अवनी कूदने के बाद सीधा उस तालाब के पास गई और उस गिरगिट को तालाब में फेंक कर देखते हुए बोली, अब तुम अपनी मम्मा से मिलना। लिटिल क्रोकोडाइल बाय बाय। इतना कहने के बाद लिटिल अवनी खुश हो गई और पानी के अंदर झांककर बड़े क्रोकोडाइल को ढूंढने लगी। वही विनय ऑफिस में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीरे से बड़बड़ाया, बहुत जल्द सब मेरा सोम और तुम कुछ नहीं कर पाओगे कंटिन्यू। आखिर क्या होने वाला है पार्टी में? क्या करेगा विनय? क्या मानव अपने दुश्मनों को पहचान पाएगा? क्या मिस्टर मित्तल पहले से ही मानव को जानते हैं? जानने के लिए बने रहे। विनय अपने ऑफिस में बैठा आज रात होने वाली पार्टी के बारे में सोच रहा था। उसे यकीन था कि आज रात होने वाली पार्टी में जरूर मिस्टर मित्तल और सोम कुछ करेंगे। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान उसके फोन बजने से टूटा। उसने अपनी गर्दन घुमाकर अपने फोन में फ्लैश हो रहे नंबर को देखा। अपने फोन में फ्लैश हो रहे हैं नंबर को देख विनय के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत फोन उठाकर कहा, जान आप कैसी हो? अभी विनय ने यह सब बोला ही था तभी दूसरी तरफ से एक गुस्से भरी आवाज आई, क्या जान जान लगा रखा है? जान ना ले लूं मैं तुम्हारी? कितने दिन हो गए हैं तुमने मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। तुम खुद तो पूरा दिन घूमते रहते हो, पता है मैं कितनी बोर हो जाती हूँ। उसकी शिकायत सुनकर विनय हंसने लगा। उसने अपनी चेयर को थोड़ा घुमाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आज रात मैं तुम्हें एक पार्टी में ले चलूंगा, तुम तैयार रहना। उसकी बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ विनी कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? आज मैं बाहर जा सकती हूँ? विनय अपनी एक एब्रो को उठाकर बोला, क्या तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा? अगर ऐसा है तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। विनी तुरंत बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, अब फोन रखो, मुझे पार्टी के लिए अच्छी सी ड्रेस भी डिसाइड करनी है। विनय उसे रोकते हुए बोला, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने सारी तैयारी कर ली है। तुम्हें तुम्हारी ड्रेस कुछ ही वक्त में मिल जाएगी और हाँ अच्छे से तैयार होना। इतना कहकर विनय ने फोन काट दिया। फिर एक टक दीवार को घूरते हुए बोला, बस कुछ वक्त और विनी, उसके बाद तुम आज़ादी से हर जगह आ जा सकोगी। फिर ना तो किसी सोम का डर होगा ना ही किसी और का। वही दूसरी तरफ मानव का ऑफिस। मानव अपने ऑफिस में बैठा एक टक लैपटॉप को गुस्से से घूर रहा था। मानव ने मिस्टर सिंघानिया के घर का सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिया था। वह लिटिल अवनी की हरकतें देख रहा था। मानव ने गुस्से से अपना एक हाथ टेबल पर पटक कर कहा, यह लड़की मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? अभी अगर पैर से गिर जाती तो इसे कितना दर्द होता, पर नहीं, इसे तो सिर्फ मनमानी करनी है। वो तो अच्छा हुआ पैर काफी छोटा था और वो केवल 3 फीट ही चली थी, वरना पता नहीं क्या होता। वीर जो उसके सामने खड़ा था, उसने मानव को देखकर कहा, बॉस एक बात बोलूं? मानव ने उसे बोलने का इशारा किया तो वीर इधर उधर देखते हुए बोला, बॉस आपको नहीं लगता है यह सब आपके कारण ही हो रहा है? आखिरकार आप ही ने तो लिटिल यंग मैडम को बिगाड़ा है। बचपन में भी जब वो कोई शरारत करती थी तो आप उन्हें डांटने के बजाय उन्हें नीता आंटी की डांट से बचाते थे। यह सब उसी का अंजाम है। मानव उसे घूमते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये सब मेरे कारण हो रहा है। वीर मानव के इस तरह घूरने से घबरा गया। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि आपको नहीं लगता लिटिल यंग मैडम में थोड़ी डिसिप्लिन की कमी है? उसकी बात सुनकर मानव किसी सोच में गुम हो गया। उसने अपने मन में सोचा, वैसे वीर कह तो सच ही रहा है, पर मैं कैसे उसे डिसिप्लिन में रखूं? उसकी शरारती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब मुझे उसे हर जगह लेकर घूमना पड़ेगा, फिर चाहे वह बिजनेस मीटिंग ही क्यों ना हो। यह सब सोचकर ही मानव के सर में दर्द होने लगा। उसने एक नज़र फिर से अपने लैपटॉप में देखा और उसके बाद अपने ऑफिस का काम करने लगा। वही मिस्टर सिंघानिया के घर में मिस्टर सिंघानिया अपना सर पकड़ के गार्डन में बैठे थे। राज उन्हें हिम्मत और दिलासा देते हुए बोला, दादाजी प्लीज चिंता मत करिए, आप जीजू है ना, वह आपका किचन रिपेयर करवा देंगे और पैसे भी खुद दे देंगे। मिस्टर सिंघानिया उसे घूरते हुए बोले, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? अभी बीच में ही बोला, ऐसी बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि सारा दोष आपको जीजू के मत्थे मर देना चाहिए? सोचिए सोचिए, फिर आप उनसे माफी भी मंगवा सकते हैं। जो मानव सिंह ने आज तक कभी किसी से माफी नहीं मांगी, वह आपके सामने झुकेगा, आपसे माफी मांगेगा। मिस्टर सिंघानिया भी अभी की बातों में आ गए।
वह सोचने लगे कि मानव अपने घुटनों के बल बैठ के उनसे माफी मांगेगा तो कितना अच्छा रहेगा। वह सबके सामने इस चीज का शो ऑफ करेंगे कि मानव सिंह उनके सामने झुका था। यह सब सोचकर ही उनके मन में लड्डू फूटने लगे। मिस्टर सिंघानिया को अपनी बातों में आता देख अभी और राज मुस्कुराने लगे। वही लिटिल अवनी अपनी गर्ल गैंग के साथ गार्डन के दूसरी तरफ जमीन पर लेटी थी। घर में उथल-पुथल मचा हुआ था। सारे शेफ किचन साफ करने में लगे हुए थे और उनका साथ बॉडीगार्ड्स दे रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले लिटिल अवनी जबरदस्ती खाना बनाने गई थी मगर उसने पूरा किचन ही ब्लास्ट कर दिया था। यही नहीं, उसने मिस्टर सिंघानिया की 2 कीमती वाइन की बोतल भी तोड़ दी। वही कुणाल अपने किसी जरूरी काम से कहीं जा रहा था, तभी उसके कार के सामने अचानक कोई आ गया। उसने अचानक सही ब्रेक मार दी। कुणाल जल्दी से कार के बाहर निकला और कार के सामने आए इंसान को चेक करने लगा, कहीं चोट तो नहीं लगी। जब उसने उस इंसान का चेहरा देखा तो शॉक हो गया, क्योंकि वह और कोई नहीं कायरा थी। कुणाल के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने लगा। कायरा उठी, तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो किसी काम से शहर से बाहर गई थी ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कायदा, कुछ तो बोल। वही कायरा कुणाल को देखकर खुश हो गई। उसने तुरंत कुणाल को गले लगा लिया और खुद को संभालते हुए बोली, कुणाल पहले यहाँ से चलो जल्दी, वरना मेरे साथ साथ तुम भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। उसकी बात सुनकर बिना वक्त गवे कुणाल ने उसे कार में बैठाया और पास में ही अपने एक होटल में चला गया। अपने पर्सनल रूम में पहुंचकर कायरा को बेड पर बैठाते हुए कुणाल ने फिर से सवाल किया, कायरा सच सच बताओ मुझे, तुम आज सुबह ही इस शहर से बाहर जाने वाली थी, मैंने खुद तुम्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप किया था, तो फिर तुम अचानक यहाँ क्या कर रही हो? उसका सवाल सुनकर कायरा ने अपनी नजरें फेर ली। वह अपनी नज़र चुराते हुए बोली, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। कुणाल ने गुस्से से उसे पकड़ते हुए कहा, कायरा याद रखना, मुझे झूठ और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, इसलिए साफ साफ बताओ मुझे, तुम कहाँ थी और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कुणाल को गुस्से में देख कायरा थोड़ा डर गई। फिर उसने मन में सोचा, एक न एक दिन तो कुणाल को सब पता चलना ही है, क्यों ना मैं आज ही उसे उसके डैड के बारे में बता दूं। पर अगर वह गुस्सा हो गया, उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो कायरा इसी सब उधेड़बुन में उलझी हुई थी। इस बार फिर कुणाल ने गुस्से से उसके कंधे को पकड़कर पूछा, कायरा मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। कायरा ने उसके आंखों में देखते हुए हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं जो बोलूंगी तुम विश्वास करोगे? बिना वक्त गवाए कुणाल झट से बोला, हाँ करूंगा, तुम बोलो। कायरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, कुणाल वह तुम्हारी डैड। अपने डैड का नाम सुनकर कुणाल अपनी आंखें छोटी कर कायरा को देखने लगा, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो आखिर कायरा के मन में चल क्या रहा है। कायरा हिम्मत जुटा के आगे बोली, वह तुम्हारे डैड। एक्चुअली मुझे पता चला है कि वह कुछ गलत काम करते हैं, मेरे पास सबूत भी है। और वह कह ही रही थी। अचानक कुणाल ने पास रखी टेबल उठाकर पटक दिया। उसके गुस्से को देखकर कायरत डर गई। उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और आगे बोली, प्लीज कुणाल, मेरा भरोसा करो, मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने बचपन से ही हम सबको धोखा दिया है। वह एक अच्छे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। और इतना ही वो बोल ही रही थी कि कुणाल गुस्से से उसे देखते हुए दहाड़ा, जस्ट शट अप, एक और शब्द नहीं, अगर तुमने आगे कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कायरा इस बार नहीं डरी, उसने भी ऊंची आवाज में कहा, देखो कुणाल, तुम मेरी बात पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन इस वक्त उन्होंने परी को अपने कैद में रखा है। इस बारे में शायद किसी को भी नहीं पता। सबको लगता है कि परी किसी काम से बाहर गई है, पर ऐसा नहीं है। अगर हमने परी को नहीं बचाया तो वो परी को मार देंगे। उसकी बात सुनकर कुणाल चौंक गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके डैडी ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। वही अभी जो मिस्टर सिंघानिया के साथ बातें कर रहा था, उसका फोन बजा। वह अपने फोन लेकर सबसे दूर साइड में जाकर बातें करने लगा। तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुन अभी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने तुरंत फोन काट दिया और बिना किसी से कुछ कहे वहां से चला गया। भले ही किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन लिटिल अवनी ने जरूर अभी को जाते हुए नोटिस किया। उसने मन में सोचा, सब कुछ ना कुछ लिटिल अवनी से छुपा रहे हैं, पर इन सब को क्या लगता है लिटिल अवनी बेवकूफ है, जिसे कुछ भी नहीं पता, जहां पर यह लोग सोचना छोड़ते हैं। लिटिल अवनी वहां से ही सोचना शुरू करती है। बनी को तो अब पता चला है कि परी भाभी का किडनैप हुआ है, पर लिटिल अवनी को तो कल से ही पता था और उसने तो भाभी को बचा भी लिया। यह सब कितने बेवकूफ है। जितना लिटिल अवनी के पास दिमाग है, उसका 1% भी किसी के पास नहीं है। अगर लिटिल अवनी ना हो तो पता नहीं है सबका क्या होगा। लिटिल अवनी को सब पता होता है
कि किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, फिर वह चाहे कोई पड़ोस वाला ही क्यों ना हो। लिटिल अवनी को तो ये भी पता है कि मोना आंटी ने कुणाल भाई के साथ वह सब अपने मर्जी से नहीं किया, किसी ने उनसे करवाया था। मोना आंटी तो विक्की भाई को पसंद करती है। इतना सोचने के बाद उसने अपना सर मिस्टर सिंघानिया के गोद में रख दिया, फिर अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, अगर लिटिल अवनी ना हो तो पता नहीं सबका क्या होगा। लिटिल अवनी कितनी इंटेलिजेंट है, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को उस पर शक होता है। उसकी बात सुनकर राज बोला, बिल्कुल सही कहा मेरी लिटिल बेबी सिस्टर ने, वो इंटेलिजेंट है, उसे सबके बारे में खबर रहती है, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इतना कहकर वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मिस्टर सिंघानिया, खुशी और श्री को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह तीनों अजीब सी शक्ल बनाकर लिटिल अवनी और राज को देखने लगे। मिस्टर सिंघानिया ने सभी के बातों को इग्नोर किया और लिटिल अवनी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा आज रात को रेडी रहना, मानव तुम्हें लेने आएगा, आज पार्टी है ना। पार्टी का नाम सुनकर लिटिल अवनी तुरंत उठ के बैठ गई। उसने कहा, सच्ची में पार्टी है? हब्बी ने बोला, वह लिटिल अवनी को लेकर जाएंगे। मिस्टर सिंघानिया हंसते हुए बोले, वह नहीं लेकर जाएगा तो क्या हुआ, मुझे भी इनविटेशन कार्ड मिला है, तुम सब मेरे साथ चलना। मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर सब खुशी से नाचने लगे और पार्टी के लिए शॉपिंग करने चले गए। वही मानव इन सब बातों से अनजान अपने काम में बिजी था। उसने पहले सोचा था कि वह लिटिल अवनी को पार्टी में लेकर जाएगा, लेकिन फिर अपना इरादा बदल दिया। आरव कैबिन के अंदर आते हुए बोला, बॉस सारी तैयारियां हो गई है, हमें भी पार्टी के लिए निकलना चाहिए। वीर जो वहीं बैठा था उसने अजीब सा मुंह बनाकर पूछा, अभी तो काफी वक्त है पार्टी के लिए। आरव उसकी बात को इग्नोर कर मानव से बोला, बॉस तैयार होने में तो वक्त लगेगा ना, मुझे तो सबसे अच्छा दिखना है, चलिए ना बॉस, जल्दी शॉपिंग करने जाते हैं। मानव उसे इग्नोर कर बोला, तुम्हें जाना है जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। मानव की बात सुनकर आरव का मुंह छोटा हो गया। फिर उसने पूछा, बॉस क्या मैडम को भी साथ ले चलेंगे? मानव ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, बेहतर होगा वह हमारे साथ ना ही जाए, वरना पता नहीं क्या करेगी, उसे संभालना वैसे भी मुश्किल है। अगर वह वहां गई तो पता नहीं बेचारे पार्टी में आए लोगों का क्या होगा, क्या पता गुस्से में आकर वह किसी का सर फोड़ दे या फिर किसी जीते जागते इंसान को सीधा हॉस्पिटल ही भिजवा दें। आजकल उसकी शरारती इतनी बढ़ गई है कि मैं खुद उसे नहीं संभाल पा रहा, वह मुझे रोज घर में पीती है। अगर किसी बात पर गुस्सा होकर उसने मुझे सबके सामने पीट दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बोलो। आरव सोचते हुए बोला, बात तो आपकी सही है बॉस, आजकल तो आप रोज यंग मैडम के हाथों से पीटते हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सच में मानव राजवंश हो। मानव भी धीरे से बोला, मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा कि मैं रोज अपनी बीवी के हाथों से पीता हूँ। सिर्फ यही नहीं, सैंडल भी खाता हूँ और बदले में मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता, वरना क्या पता रूम से ही बाहर निकाल दे। वैसे भी वह प्रेग्नेंट है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आज उसने पैर से छलांग लगा दी, जो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। मानव की बात सुनकर आरव चौंक गया, क्या आप क्या बोल रहे हैं? मानव थोड़ा सख्त आवाज में बोला, मैंने मिस्टर सिंघानिया को उसका ध्यान रखने के लिए भेजा था, पर वहां तो कुछ और ही हो रहा। फिर वीर को आर्डर देकर बोला, वीर बेबी के साथ 2 बॉडीगार्ड रखो जो हर वक्त उसके साथ रहे। आज उसने जो किया वह ठीक नहीं था, आगे से कोई भी लापरवाही नहीं चाहता। और हाँ, एक बेस्ट डॉक्टर की टीम को बुलाओ और मिस्टर सिंघानिया के घर भेजो, याद रहे वह घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। बेचारे मानव को क्या पता, उसकी बीवी तो शॉपिंग करने निकल गई। मानव के कहे अनुसार वीर ने लिटिल अवनी के लिए 2 बॉडीगार्ड अरेंज कर दिए जो उसके साथ हर वक्त रहेंगे। फिर वीर ने लिटिल अवनी की करंट लोकेशन के बारे में पता किया और बॉडीगार्ड्स को वहां जाने को कहा। कुछ देर बाद वह दोनों बॉडीगार्ड्स भी शॉपिंग मॉल पहुंच गए। मिस्टर सिंघानिया सभी के साथ शॉपिंग करके बाहर निकले, तभी उनके सामने वह दोनों बॉडीगार्ड्स आके खड़े हो गए। अचानक किसी को अपने सामने देख मिस्टर सिंघानिया डर के 2 कदम पीछे हो गए, फिर अपने सीने पर हाथ रखकर उन दोनों बॉडीगार्ड्स को गुस्से में देखते हुए बोले, तुम दोनों कौन हो और अचानक से मेरे सामने क्यों खड़े हो गए? उन दोनों बॉडीगार्ड्स में से एक ने अपना सर झुकाकर कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, मैं शेरा, मानव सर ने हमें लिटिल यंग मैडम की सेफ्टी के लिए रखा है। दूसरे बॉडीगार्ड जो एक लड़की थी उसने आगे आकर कहा, और मेरा नाम लिली है, मैं भी लिटिल अवनी की बॉडीगार्ड हूँ। लिटिल अवनी जो चॉकलेट खाने में बिजी थी, उसके कान खड़े हो वो उन दोनों बॉडीगार्ड्स के पास आकर खड़ी हो गई, फिर उन दोनों के गोल गोल चक्कर लगाकर उन्हें देखते हुए बोली, ये दोनों लिटिल अवनी के बॉडीगार्ड है।
लिली तुम तो बहुत ही क्यूट हो, बिल्कुल लिटिल अवनी की तरह, और ये शेरा अंकल यह तो बिल्कुल वीर भाई की तरह लग रहे हैं। शेर आपने लिया अंकल सुनकर थोड़ा नाराज होते हुए बोला, मैडम आप मुझे शेरा कह के बुला सकती है प्लीज। लिटिल अवनी ने अपने होठों पर लगे चॉकलेट को अपने जीभ से साफ करते हुए बोली, नहीं नहीं लिटिल अवनी तो अंकल ही बोलेगी। इतना कहने के बाद उसने जीभ निकालकर शेरा को चिढ़ाया और राज के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी इस हरकत से शेरा हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद सब वहां से घर के लिए निकल गए। धीरे धीरे वक्त निकल गया और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। सभी लोग पार्टी के लिए तैयार होने लगे। सभी बिजनेसमैन को भी पता चल गया था कि मानव सिंह भी पार्टी में आने वाला है, इसलिए वह लोग भी अपनी अपनी बेटियों के साथ पार्टी के लिए निकल गए। उन सबको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानव शादीशुदा है या नहीं, वह सब बस अपनी बेटियों को उससे मिलाना चाहते हैं। मानव ने डार्क नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था। उसके साथ वीर और आरव थे जिन्होंने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था। मानव बेडशीट पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वीर कार ड्राइव कर रहा था और आरव बार बार अपनी शक्ल शीशे में देख रहा था। वो अपनी बलाइयाँ लेते हुए बोला, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, कहीं पार्टी में सब मुझे नजर ना लगा दे, मुझे काला टीका लगा लेना चाहिए। इतना कहकर वह कुछ हूरने लगा। उसे कुछ हूरता देख वीर चीख कर बोला, अब क्या है, इतनी देर से पता नहीं शीशे में क्या देख रहा था और अब पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो। आरव हल्के गुस्से से बोला, तुम भी मुझसे जल रहे हो, पता नहीं तुम जैसे कितने ही लोग मुझे नजर लगा दोगे आज। इतना कहकर वो फिर से कुछ ढूंढने लगा। वही मानव अपने लैपटॉप में कुछ देखकर परेशान हो गया। उसके माथे पर बल पड़ गए। वही अर्जुन, सोना, कायरा, मिस्टर नीरज जी, नीता जी सब साथ में निकलने वाले थे। सब बाहर कार में पिछले आधे घंटे से कुणाल का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने परेशान होकर कायरा से पूछा, यह कुणाल कहाँ रह गया पिछले आधे घंटे से, उसे कॉल करो। कायरा अपने कंधे उचकाकर बोली, कोई फायदा नहीं है भाई, मैं कितने सारे कॉल कर चुकी हूँ, हर बार बस 5 मिनट ही कर रहा है, पता नहीं कौन सा हुर का परी है वह जो इतना वक्त लगा रहा। नीरज जी हंसते हुए बोले, लगता है आज वह बिजली गिरा देगा। नीरज जी ये बोल ही रहे थे कि कुणाल चलते हुए उन सभी के पास आया। उसने व्हाइट कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था। उसे आता देख अर्जुन उसे बुरी तरह घूरने लगा। वह कुछ बोलता उससे पहले ही कुणाल बोल पड़ा, मुझे पता है मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ, पर मुझे ऐसे नजर मत लगाओ, पर उसका भी कभी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने भर भर के काला टीका लगाया हुआ है ताकि किसी की नज़र मुझे छू भी न पाए। अर्जुन दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम्हारा हो गया हो तो चले, इतना वक्त तो लड़कियां भी नहीं लगाती, बेवकूफ। कुणाल अर्जुन के बाल खराब करते हुए बोला, किसी को हक नहीं है कि वो कुणाल से ज्यादा अच्छा दिखे, पर उससे जलने का हक सबको है। इतना कहकर वह अपनी कार में बैठ गया। उसकी इस हरकत से सब परेशान होकर कुणाल को देखने लगे। अर्जुन ने तो गुस्से में एक किक कार के टायर पर मार दिया और दांत पीसते हुए कार के अंदर बैठ गया। फिर सभी पार्टी के लिए निकल गए। लिटिल अवनी ने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था। बड़ी मुश्किल से सभी ने उसे मनाकर ये गाउन पहनाया था, वरना वह तो ब्लैक कलर का पेंट और हुडी पहनने वाली थी जिसमें 2 बिल्ली जैसे कान खड़े थे और एक कैट वाली मास्क भी लगाने वाली थी। श्री और खुशी ने व्हाइट और ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था। राज ने पिंक कलर का बिजनेस सूट। वह सभी पार्टी के लिए निकल गए। लिटिल अवनी का मुंह फुला हुआ था। उसे इस तरह देख राज जो उसके बगल में बैठा था उसने धीरे से कान में कहा, बेबी सिस्टर्स चिंता मत करो, मैंने वो ड्रेस कार में चुपके से रख दी है तो तुम उसे पार्टी में कभी भी पहन सकती हो। उसकी बात सुनकर लिटिल अवनी अपनी चमकती आंखों से राज को देखते हुए बोली, भाई सच्ची। राज ने अपना सर हाँ में हिला दिया। लिटिल अवनी जो अभी तक नाराज थी वह खुश हो गई। उसने खुश होकर कहा, लिटिल अवनी इस ड्रेस में ब्यूटीफुल लगेगी ना, और कैट जैसे कान भी होंगे। इतना कहकर वह अपने बालों को छूने लगी। वही मिस्टर अजय मित्तल के तो कुछ और ही प्लान थे। वह तो पहले से ही पार्टी में पहुंच चुके थे। मिस्टर मित्तल अपने फोन में कुछ देखते हुए बोले, आज पार्टी में मजा आएगा, आज मैं उस मानव का घमंड तोड़ के रख दूंगा। सिर्फ घमंडी ही नहीं, उसे भी पूरा तोड़कर रख दूंगा। जिस तरीके से इसके माँ बाप मरे हैं ना, वैसे यह भी मारेगा। इतना कहकर वह हंसने लगे। फिर हंसते हुए बोले, इसे कभी पता नहीं चलेगा कि इसके माँ बाप को किसने मारा, और न ही कभी यह पता चलेगा कि उसके माँ बाप का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि मर्डर हुआ था। बेचारा मानव।
इतना कहकर वह और जोर से हंसने लगे। वही सोम के तो अलग ही प्लान चल रहे थे। उसको बस कैसे भी करके मित्तल कॉरपोरेशन अपने नाम कराना था। वह इंटरेस्ट पर खड़े होकर विनय का इंतजार करने लगा ताकि वह उसे ब्लैकमेल करके मित्तल कॉरपोरेशन अपने नाम करा सके और विनी को भी उससे अलग कर सकें। तभी सोम को कई सारी ब्लैक कलर की BMW कार नजर आई। उस कार के आगे पीछे कई सारे बॉडीगार्ड्स की कारें थी। मिस्टर सिंघानिया, राज, खुशी, श्री सब बाहर निकले और लास्ट में लिटिल अवनी उतरी। लिटिल अवनी को देखकर सोम अपनी जगह पर जम गया। उसने अपने मन में कहा, ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल परी की तरह। विनी इसके सामने कुछ भी नहीं। इसके साथ तो बस मैं ही अच्छा लगूंगा, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर की तरह। यह सब सोचकर सोम मुस्कुराने लगा। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, लेकिन अगर विनी नहीं मिली तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? चाहे जो हो, पर अब मुझे विनी और यह लड़की चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। इतना कहकर उसने अपने असिस्टेंट को कॉल लगाया और लिटिल अवनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। पर बेचारे को क्या पता, मानव के अलावा इस तूफान को कोई नहीं संभाल सकता। देखते ही देखते लिटिल अवनी बाकी सब के साथ अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे सोम भी आ गया। लिटिल अवनी तो अंदर पहुंचते ही खाने पर टूट पड़ी। वह पेस्ट्री खा ही रही थी कि उसके सामने सोम आकर खड़ा हो गया। सोम ने लिटिल अवनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, हे ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम क्या है? लिटिल अवनी ने सोम को इग्नोर किया और अपना केक फिर से खाने लगी। खुद को इग्नोर होता देख सोम को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से को शांत कर एक बार फिर से पूछा, मिस ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम क्या है? इस बार लिटिल अवनी ने सोम को देखा और अपने मन में बोली, यहाँ तो कोई लिटिल अवनी को ठीक से खाने भी नहीं दे रहा। अगर हब्बी आ गए तो वह भी कुछ नहीं खाने देंगे और ऊपर से लिटिल अवनी को डांटेंगे। फिर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोम को कुछ इशारा किया। सोम को उसका इशारा नहीं समझ आया। लिटिल अवनी ने फिर से इशारा किया। इस बार भी सोम को नहीं समझ आया। सोम थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, क्या तुम बोल नहीं सकती? लिटिल अवनी ने तुरंत अपनी गर्दन हाँ मैं हिला दिया। लिटिल अवनी अपने मन में बोली। लिटिल अवनी के खाते खाते तो हाथ दर्द होने लगे। यहाँ पर तो कोई है भी नहीं खिलाने के लिए, चलो इस अंकल को ही फंसाते हैं। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी पेस्ट्री को नीचे रख दिया और उदास होकर सोम को देखने लगी, जैसे कह रही हो, प्लीज मुझे खिला दो। सोम ने अपना फोन लिया और लिटिल अवनी से बोला, इसमें टाइप करके बताओ तुम क्या बोलना चाह रही हो। लिटिल अवनी ने अपनी सारी एनर्जी लगाकर फोन में कुछ लिखा और सोम को पकड़ा दिया। सोम अपने फोन में देखकर हैरान हो गया। उसमें लिखा था, बेबी के हाथ में दर्द हो रहा है, बेबी को खिला दो। बेबी तो बोल भी नहीं सकती, कोई उसकी बात भी नहीं सुनेगा। प्लीज अंकल, बेबी बहुत दुखी है, किसी ने भी उसे 2 दिनों से खाना नहीं दिया। सोम हैरान होकर बोला, क्या सच में किसी ने तुम्हें 2 दिनों से खाना नहीं दिया? वह सभी तो तुम्हारी फैमिली लग रही थी जो तुम्हारे साथ आई है। देखकर तो लगता है वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लिटिल अवनी ने तुरंत अपनी गर्दन ना में हिला दिया, जैसे बोल रही हो ये वह सब नाटक कर रहे थे। लिटिल अवनी से कोई प्यार नहीं करता। इस बार लिटिल अवनी के उदास चेहरे को देख सोम समझ गया वह क्या कहना चाह रही थी। उसने वेटर से ढेर सारा नाश्ता टेबल पर लाने को कहा और लिटिल अवनी के साथ चेयर कर बैठ गया। उसने पहले नूडल्स उठाए और लिटिल अवनी को खिलाने लगा। वही लिटिल अवनी फ्री का नौकर पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वह तो खुशी खुशी सब खा रही थी। बेचारे सोम को भी नहीं पता था कि लिटिल अवनी उसका फायदा उठा रही। खुशी जो लिटिल अवनी को ढूंढ रही थी, उसने देखा लिटिल अवनी को किसी अनजान के साथ देखा तो उसने तुरंत मिस्टर सिंघानिया का हाथ पकड़कर लिटिल अवनी तरफ इशारा करके कहा, दादू देखो, लिटिल अवनी किसी अनजान इंसान से बात कर रही है। मिस्टर सिंघानिया मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं हुआ खुशी, लिटिल अवनी फ्री का नौकर पाकर खुश है। जब वह अपना काम निकाल लेगी तो खुद ब खुद आ जाएगी, तुम उसकी चिंता मत करो। खुशी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लिटिल अवनी को ही देख रही थी। उसने मन में कहा, नहीं, लिटिल अवनी किसी अनजान अंकल से कैसे बात कर सकती है, सैया को बताना पड़ेगा। वही लिटिल अवनी कभी नूडल्स की तरफ इशारा करती, कभी केक, कभी जूस, कभी कपकेक, कभी आइसक्रीम की तरफ, और सोम बेवकूफों की तरह उसे खिला रहा था। जब लिटिल अवनी का मन भर गया तो उसने अपने हाथों से जूस उठाकर जमीन में फेंक दिया। सोम चेयर से खड़े होकर बोला, कोई बात नहीं, रुको, अभी मैं वेटर को बुलाता हूँ। वह पीछे मुड़कर वेटर को बुलाने लगा। ये देख लिटिल अवनी चुपके से उठकर भाग गई।
वह धीरे से बड़बड़ाई, लिटिल अवनी का पेट भर गया, अब वो किसी को नहीं जानती। कंटिन्यू। आगे जानने के लिए बने रहे। अब तक मानव, आरव और वीर के साथ वेन्यू पर पहुंच चुका था। कार के रुकते ही मानव जल्दी से बाहर निकला और होटल के अंदर भाग गया। उसको इस तरह से भागता देख वीर और आरव हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। मानव अंदर जाकर पार्टी हॉल में अपनी नजरें चारों ओर घुमाकर कुछ देखने लगा जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। वही लिटिल अवनी के पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा और लिली कब से लिटिल अवनी के पीछे लगे हुए थे, पर लिटिल अवनी को खाने और शरारत के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वह अब तक 5 से 6 लोगों को बेवकूफ़ बना चुकी थी कि वह ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। झूठ बोल बोलकर उसने अपने सारे काम निकलवा लिए। अपना काम निकालते ही वहां से भाग जाती है। शेरा लिली से बोला, यह यंग मैडम कर क्या रही है? लिली कंफ्यूज होकर बोली, पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये सबसे झूठ क्यों बोल रही? शेरा लिली को देखते हुए बोला, मैंने बॉस को इन्फॉर्म कर दिया है, वह आते ही होंगे। इस पर लिली ने अपना सर हाँ में हिला दिया, फिर अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोली, वैसे तुम लिटिल अवनी पर नजर रखो, मैं तो चली खाना खाने। इतना कहकर बिना शेरा की बात सुने लिली भाग गई। यह देख शेरा का दिमाग खराब हो गया। उसने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, सभी की सभी लड़कियां एक जैसी होती है। मतलबी खाना देखते ही भाग गई। यह तो वही कहावत हो गई, अपना काम बनता भार में जाए जनता। हुआ। इतना बोलने के बाद वो फिर से लिटिल अवनी पर नजर रखने लगा। वही मानव ने शेरों को कॉल करके लिटिल अवनी के बारे में पूछा तो शेरा फोन की दूसरी तरफ से बोला, बॉस, यंग मैडम अब तक 4 से 5 लोगों को बेवकूफ़ बना चुकी है और अगले टारगेट की तलाश में है। बॉस बताइए मैं क्या करूं? मानव चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफ़, मुझे बताओ हो कहाँ तुम इस वक्त? शेरा ने मुंह बनाकर जवाब दिया, बॉस, लिटिल यंग मैडम यह टेबल के नीचे बैठी है और चुपके से केक खा रही है। अब तक वह ढेर सारा खाना खा चुकी है, पर पता नहीं उनकी भूख खत्म हो ही नहीं रही। मानव को शेरा की बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत फोन काटा और लिटिल अवनी को टेबल के नीचे ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद मानव को शेरा दिख गया, जो सबसे किनारे वाली टेबल के पास खड़ा था। उसके पास पहुंचकर मानव ने लिटिल अवनी के बारे में पूछा, बेबी कहाँ है? शेरा ने अपना सर झुकाकर जवाब दिया, बॉस, मैडम तो टेबल के नीचे है। मानव तुरंत टेबल के नीचे झुक गया और देखा लिटिल अवनी मस्त होकर आइसक्रीम खा रही थी। उसके चेहरे पर आइसक्रीम कपकेक लगा हुआ था। यह देख मानव ने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसने लिटिल अवनी का हाथ पकड़कर बाहर निकालते हुए कहा, बेबी, ये क्या हरकत है? मैंने मना किया था ना यह सब खाने को, तो आपने क्यों मेरी बात को नज़रअंदाज किया? आपको पता है ना डॉक्टर ने आपको यह सब खाने के लिए मना किया है। यह आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लिटिल अवनी ने मानव को पूरी तरह से इग्नोर किया। उसका पूरा फोकस केवल अपने खाने पर ही था। यह देख मानव में अपने दांत भींच लिए। उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसको पता था उसका बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा होगा, क्यों कि लिटिल अवनी को खाने के वक्त कोई भी नजर नहीं आता। मानव ने शेरा को लिली के पास जाने को कहा और खुद लिटिल अवनी को लेकर उसी होटल के एक रूम में आ गया। उसने जबरदस्ती लिटिल अवनी की आइसक्रीम फेंक दी थी, इसलिए लिटिल अवनी का मुंह फुला हुआ था। मानव ने वॉशरूम में जाकर उसका मुंह साफ करते हुए कहा, आपको जो भी खाना पीना है मुझसे बोलो, पर अपने मन से कुछ भी नहीं खाना, ओके? लिटिल अवनी ने अपनी जीभ निकालकर मानव को चिढ़ाया और फिर मुंह फेरते हुए बोली, लिटिल अवनी किसी की बात नहीं मानेगी, सब बुरे हैं। वह सोमदादू कितने अच्छे थे, उन्होंने लिटिल अवनी को अपने आप से ढेर सारा खाना खिलाया और डांटा भी नहीं। अगर वह लिटिल अवनी के हबी होते तो कितना अच्छा होता। जैसे ही लिटिल अवनी ने यह कहा, मानव ने एक जोरदार पंच दीवार पर जड़ दिया और गुस्से से बोला, अभी अभी जो बोला है उसे दोबारा बोलो। मानव की गुस्से भरी आवाज सुनकर लिटिल अवनी डर गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। मानव ने उसके हाथों को उसके मुंह से हटाते हुए एक बार फिर गुस्से से बोला, मैंने कहा जो अभी बोला है उसे दोबारा बोलो। क्या तुम्हें दूसरा हब्बी चाहिए? बोलो। लिटिल अवनी कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी। उसने अपना नाम हिलाते हुए जवाब दिया, एक हब्बी काफी है। 2 से 2 हब्बी का लिटिल अवनी क्या करेगी? फिर तो दोनों हब्बी मिलकर लिटिल अवनी को परेशान करेंगे। एक कॉलेज छोड़ने जाएगा और एक लाने जाएगा और पूरा दिन पढ़ाई पढ़ाई ही करना पड़ेगा, इसीलिए एक ही हब्बी काफी है। उसका जवाब सुनकर मानव का माथा गर्म हो गया। उसे लिटिल अवनी के मुंह से सोम की तारीफ सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। उसने लिटिल अवनी को कमर से पकड़कर खुद से चिपकाते हुए
एक एक शब्द चबाक बोला, बेबी मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि आप मेरे सिवा किसी और का नाम लो। आपको पता है ना हब्बी आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर आप किसी और का नाम लेते हो तो हब्बी को कितनी जलन होती है। लिटिल अवनी तपाक से बोली, वह तो है, भाई कहते हैं हब्बी जल कुकरे है, इसीलिए जलते हैं। मानव लिटिल अवनी के गाउन की चिप खोलते हुए बोला, और क्या क्या बोलते हैं भाई? हूँ। लिटिल अवनी मानव से कोट को पकड़कर बोली, पहले बाहर चलते हैं, लिटिल अवनी को अभी और खाना है। मानव हैरान होकर बोला, माय लव, अभी तक आपका पेट नहीं भरा, अभी कितना खाया है आपने? मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, लिटिल अवनी को पता है कोई उसे पसंद नहीं करता, अब तो कोई उसे खाना भी नहीं खाने दे रहा। इतना कहकर और जोर से रोने लगी। मानव ने अपना सर पकड़ लिया, उसे समझ नहीं आ रहा आजकल लिटिल अवनी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही। उसने उसे शांत कराते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, देखो आपकी ड्रेस खराब हो चुकी है, इस पर कितना सारा आइसक्रीम और केक लगा हुआ है, इसे चेंज करना पड़ेगा। लिटिल अवनी जल्लाकर बोली, तो आप खड़े क्यों हो, जल्दी से चेंज करो। आप कितने आलसी हो हब्बी, आपको कुछ भी नहीं आता, आप सच में आलसी हो गए हो। जल्दी से लिटिल अवनी की ड्रेस चेंज कर दो ताकि वह बाहर जा सके। मानव ने गहरी सांस ली और मन में बोला, यहाँ पर भी दोषी में ही बन गया, चाहे जो हो जाए, यह दोनों बाप बेटी सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल देते हैं। अगर अमेरिका में भी बम ब्लास्ट होगा ना, उसका भी इंसान भी यह मुझ पर ही डाल देगी। यह कहकर कि शायद मेरी वजह से ही सब हुआ होगा। मानव ने वॉशरूम में रखा एक पैकेट उठाया जो उसे राज ने दिया था, उसे लिटिल अवनी को देते हुए बोला, बेबी आज के दिन प्लीज आप खुद चेंज कर लो, मुझे बहुत जरूरी कॉल करना है, मैं बस अभी आता हूँ। यह कहकर मानव जल्दी से भाग गया। लिटिल अवनी गुस्से में उसे देखने लगी। बाहर जाकर मानव ने डोर खोला तो सामने शेरा खड़ा था। लिली उससे अपना हाथ छुरा रही थी। लिली के चेहरे पर ढेर सारा खाना लगा था। यह देख मानव ने पूछा, इसे क्या हुआ? इस पर लिली भड़कते हुए बोली, बॉस आप लोगों को क्या है, सारा दिन काम में बिजी रहते हो या बस आर्डर दे देते हो? यह कर दो वह कर दो, पता है काम करने में कितनी मेहनत लगती है, और उसके साथ साथ भूख भी, मैं तो बस थोड़ा सा खाने ही गई थी। यह शेरा मुझे जबरदस्ती उठा लाया। किसी ने सच ही कहा है, सारे लड़के निकम्मे ही होते हैं। इतना कहकर उसने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाया और भाग गई। शेरा और मानव अपना मुंह खोले उसे ही देख रहे थे। मानव फिर गुस्से से बोला, मेरी ही बॉडीगार्ड होकर मुझ पर ही चिल्लाकर भाग गई, क्या दिन आ गए हैं, आजकल किसी को मेरे गुस्से से डर नहीं लगता। फिर मानव शेरा की तरफ देखकर चिल्लाया, अब तो मुंह खोलो या यहीं खड़े रहोगे खंभे की तरह। इस पर शेर हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी सॉरी बॉस, मैं बताता हूँ, आपने सोम के बारे में पता करने को बोला था, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है बॉस। वह सोम मित्तल बहुत ही चालाक और बदतमीज किस्म का आदमी है। मानव का दिमाग खराब हो रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे यह नहीं जानना वो कितना चालाक है या नहीं, मुझे बस उसके बारे में बताओ। शेरा अपना सर झुकाते हुए बोला, यस बॉस बताता हूँ। सोम मित्तल की असली माँ का नाम विमला है। वह एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी। उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया और भाग गया। उनके बॉयफ्रेंड के जाने के बाद मिस विमला को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। 9 महीने बाद सिटी हॉस्पिटल में सोम मित्तल का जन्म हुआ। जब उसका जन्म हुआ तो डॉक्टर ने कहा सोम मित्तल बहुत ही ज्यादा कमज रहे, शायद वह जिंदा ना बच पाए, पर उसकी किस्मत अच्छी थी, वह बच गया। उसकी माँ ने उसकी बहुत अच्छे से देख की थी। पैदा होने के 1 महीने बाद से ही उसकी माँ ने सोम को बेबी जॉनसन प्रोडक्ट लगाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वह और भी ज्यादा सॉफ्ट और गोरा हो गया। 6 महीने बाद से ही उसने पैम्पर्स पहनना शुरू कर दिया था। वह बचपन में बहुत रोता था। उसकी माँ हमेशा परेशान हो जाती थी। जस्ट शट अप। मानव जो इतनी देर से शेरा की बकवास सुन रहा था, वह जोर से चिल्लाया। मानव का दिमाग अब सच में गर्म हो गया था। यह सोच रहा था कि उसने कैसे कैसे पागलों को पाल रखा है। मानव का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ तुम यह मुझे क्या बता रहे हो? मैंने तुमसे उसकी इन्फॉर्मेशन लाने को कहा था और तुम मुझसे क्या बता रहे हो? शेरा हकलाते हुए बोला, पर बॉस में तो इन्फॉर्मेशन ही बता रहा था, मैंने कब कहा कि मैं गाना सुना रहा हूँ? मानव अपना सर पकड़ते हुए बोला, बस यही दिन देखना रह गया, इन बेवकूफ़ों का सफाया करना पड़ेगा वरना मुझे भी पागल कर देंगे। थोड़ी देर मानव खुद को शांत करके बोला, मुझे सोम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। आज तक उसने कितने काले काम किए हैं, कितने नहीं किए हैं, वो क्या करता है क्या नहीं, हर एक चीज। शेरा अजीब समूह बनाकर बोला, तो बॉस मैं कौन सा आपको वरुण धवन के बारे में बता रहा था,
मैं भी तो आपको सोम के बारे में ही बता रहा हूँ, मैंने उसके बारे में हर एक चीज पता किया है। मानव अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, बोलो, इस बार मुझे उसके बारे में कोई ढंग की इन्फॉर्मेशन देना। मुझे नहीं जानना वो कैसे पैदा हुआ, क्या पहनता था या क्या नहीं। शेर अपना सर हिलाते हुए आगे बोला, जब वह क्लास 10th में था तब उसकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड थी। वह हमेशा अमीर अमीर गर्लफ्रेंड्स बनाता था और तभी वह विनय सर से भी मिला था और तब तक वह उनकी फैमिली के भी बहुत क्लोज आ चुका था। सोम मित्तल की माँ और विनय की माँ दोस्त थे पर बॉस समझ नहीं आ रहा, जब वो 10th में था तो वह बहुत ही ज्यादा गोरा था। अभी तक मैं यह नहीं पता लगा पाया हूँ आखिर वो उस वक्त कौन सा क्रीम लगाता था। मानव उसे पंच मारते हुए बोला, तो जाकर उसी से पूछ लो, दिमाग मत खराब करो। इतना कहकर मानव ने डोर गुस्से से बंद कर दिया और जैसे ही पीछे मुड़ा उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, जवाहर दहेल जी, यह क्या है? कंटिन्यू आगे जानने के लिए बने रहे। सोम लिटिल अवनी के अचानक गायब हो जाने से परेशान हो गया। उसने हर जगह लिटिल अवनी को ढूंढा लेकिन लिटिल अवनी उसे कहीं नहीं मिली। उसने अपने असिस्टेंट को आर्डर देते हुए कहा, जाओ और जाकर उस लड़की को ढूंढ कर लाओ, किसी भी कीमत पर मुझे वह मेरे सामने चाहिए। सोम के पीए ने सर झुकाकर कहा, ओके सर। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सोम खुद से ही बोला, बहुत जल्द मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वहीं इसी होटल के एक रूम में मिस्टर मित्तल किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। मैं उस मानव को इतना तोड़ दूंगा कि वह जीने के बारे में ही भूल जाएगा। इस सच्चाई को उसके सामने ऐसे पेश करूंगा कि उसे लगेगा कि उसके कारण उसके माता पिता की जान गई है, फिर वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। मिस्टर मित्तल की बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुन मिस्टर मित्तल हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम बस आज रात के होने वाले तमाशे को देखो। मुझे यकीन है मानव को हम पर यकीन होगा और उसे शक भी नहीं होगा कि यह सब हमने किया है। हमारे एक तीर से दो निशाने होंगे। बेचारा मानव, उसे तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुन मिस्टर मित्तल की आंखें छोटी हो गई। उन्होंने नाखुश होकर कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मुझे यह बात किसी से जानने की जरूरत नहीं है, समझे? और बेहतर होगा कि मेरे कॉल का इंतजार करो। इतना कहकर गुस्से में मिस्टर मित्तल ने फोन काट दिया। फिर दांत पीसते हुए बोले, मानव, अगर खुद को मुझसे बचा सकते हो तो बचा लो। वही अभी कई घंटों से परी को ढूंढ रहा था पर परी उसे नहीं मिली। वह एक सुनसान रोड के बीचों बीच घुटनों के बल बैठकर चिल्लाते हुए बोला, कहाँ हो तुम परी? अभी यह सब बोल ही रहा था कि तभी उसका एक बॉडीगार्ड भागते हुए आया और अपना सर झुकाकर बोला, सर, किसी का कॉल आया है। अभी उस बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम लोगों से परी को ढूंढने को कहा है, ना कि मेरे फोन पर ध्यान देने को कहा है। वह बॉडीगार्ड थोड़ा डरते हुए बोला, सर, मुझे लगता है आपको कॉल उठा लेना चाहिए। ये कोई अननोन नंबर है, शायद मैडम ही आपको फोन कर रही हो। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर अभी ने तुरंत अपना फोन लिया और रिसीव करते हुए घबराकर बोला, हेलो परी, परी क्या तुम ठीक हो? तभी फोन के दूसरी तरफ से किसी की हंसने की आवाज आई। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, दामाद जी, परी नहीं, मैं बोल रहा हूँ। उस आदमी की बात सुनकर अभी की आंखें छोटी हो गई। वह खड़ा होकर बोला, कौन हो तुम और परी कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? अभी की बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, परी कहाँ है यह तो मैं बता दूंगा, पर क्या तुम उसे बचा पाओगे? सोच लो, आधे घंटे तुम्हारे पास है। अगर आधे घंटे में तुम उसे नहीं बचा पाए तो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अभी थोड़ा घबराते हुए बोला, कुछ नहीं होगा उसे। तुम हो कौन? बता मुझे, परी कहाँ है? फोन की दूसरी तरफ वाले आदमी ने सीरियस होकर कहा, उसी होटल में जहाँ इस वक्त तुम्हारा परिवार मौजूद है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। यह देख अभी अपने दांत पीसते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठा और फुल स्पीड में होटल की तरफ निकल गया। वही होटल में मानव का रूम। मानव अपने सीने पर हाथ रखकर हैरान होकर बोला, यह आपने क्या पहन रखा है बेबी? आप डाकू की तरह क्यों बनी हुई हो? लिटिल अवनी ने अपना सर नीचे करके खुद को देखा, फिर मानव से बोली, लिटिल अवनी सबसे ज्यादा क्यूट ब्यूटीफुल लग रही है। क्या आपको जलन हो रही हब्बी? मानव अपना मुंह खोले लिटिल अवनी को देखने लगा और सोचा, क्या सच में उसे जलन हो रही? मानव ने सर झटका और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोला, बेबी, ये क्या पहन रखा है आपने? चलो आप वॉशरूम वापस जाओ, मैं एक अच्छी सी ड्रेस निकालता हूँ आपके लिए। लिटिल अवनी ने मना कर दिया और खुद को शीशे में देखने लगी। वह बहुत ही खुश नजर आ रही थी। मानव ने एक नज़र फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने ब्लैक कलर का हॉट पैंट पहना हुआ था, ब्लैक कलर की हुडी जिसकी केप में दो कैट जैसे कान बने हुए थे,
ब्लैक कलर के डिजाइनर बूट और पीछे एक छोटा सा बैग टंगा हुआ था जिसमें क्यूट सा टेडी बियर बना हुआ था और उसने मास्क भी लगाया हुआ था जिसमें कैट बनी हुई थी। मानव उसे जबरदस्ती वॉशरूम में ले जाते हुए बोला, बेबी आप डाकू लग रही हो एकदम। लिटिल अवनी खुद का हाथ छुड़ाकर बोली, नहीं नहीं लिटिल अवनी क्यूट लग रही है, डाकू नहीं, छोड़ो। हब्बी कहीं नहीं जाना लिटिल अवनी को, लिटिल अवनी को पार्टी में जाना है। मानव अपना सर पकड़ कर बोला, समझ नहीं आता, सभी पागलों को मेरी ही जिंदगी में आना है। दो तो ऑफिस में मेरे साथ रहते हैं, आरव और वीर, और जब घर आता हूँ वहाँ तो पूरी पागलों की टोली रहती है और उनके सरदार मेरे ससुर जी। समझ नहीं आता मेरा क्या होगा। सभी पागलों को समझाते समझाते मैं खुद ना पागल हो जाऊं। मेरी जिंदगी में शांति नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लिटिल अवनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मानव क्या बोल रहा। मानव आगे बोला, मुझे लगता है मुझे मेरे लिए एक डॉक्टर हायर कर लेना चाहिए जो हर वक्त मेरे साथ रहे। जब भी मेरा बीपी हाई होगा तो वो तुरंत मेरा इलाज कर देगा, शायद मैं पागल होने से भी बच जाऊं। लिटिल अवनी को केवल एक ही शब्द समझ आया और वह पागल है। उसने अपनी आंखें बरीबरी करके कहा, हब्बी क्या पागल हो गए हो? अगर ऐसा है फिर तो प्रॉब्लम हो गई है। अगर आप पागल हो गए तो लिटिल अवनी को दूसरा हब्बी ढूंढना पड़ेगा। उसमें कितना ज्यादा टाइम और लिटिल अवनी की एनर्जी लगेगी। लिटिल अवनी तो थक जाएगी। ऐसा दूसरा हब्बी ढूंढते ढूंढते जो उसकी डांट सुने और मार भी खाए और उसके सारे काम भी करे। उसकी बात सुनकर मानव को मन कर रहा था कि वह अपना सर दीवार पर मार ले या इसी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दे। मानव ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, बेबी मुझे लगता है भगवान ने शायद आपको दिमाग ही नहीं दिया या देना भूल गए, या फिर ऐसा हो सकता है आपके हिस्से का दिमाग भी मुझे ही देकर भेजा है ताकि मैं आपका ध्यान रख सकूं। लिटिल अवनी खुश होकर बोली, सच्ची में? तभी तो लिटिल अवनी सोचती है, आप उसका इतना ध्यान क्यों रखते हो? कोई बात नहीं, आप लिटिल अवनी का दिमाग अपने पास ही रखो। चलो हब्बी बाहर चलते हैं। मानव अब क्या ही करता, अपने दिमाग को शांत किया और लिटिल अवनी का हाथ पकड़ के बाहर जाते हुए बोला, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर उधर भागना नहीं वरना चोट लग जाएगी आपको। पता है ना आप प्रेग्नेंट हो, इसलिए हब्बी के साथ रहना। हम कल सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप कराने। लिटिल अवनी मानव की बात सुन ही नहीं रही थी। उसने अपने जेब से लॉलीपॉप निकाला और खाने लगी। मानव बस पागलों की तरह बोले जा रहा था। हाल में पहुंचते ही सभी की नज़र लिटिल अवनी पड़ी, क्योंकि वह लगी ही रही थी एक डाकू बेबी गर्ल की तरह। जैसे ही सभी सिंह परिवार के सदस्यों ने लिटिल अवनी को देखा, उनके मुंह खोले के खुले रह गए। अर्जुन के तो हाथ से जूस का ग्लास छूट के जमीन पर गिर गया। राज हंसते हुए बोला, देखो लिटिल डाकू आ गई सबको लूटने। लिटिल अवनी भागते हुए गई और नीरज जी के गले लगकर बोली, डैडी आप आ गए। वहीं मानव ने जब लिटिल अवनी को भागते देखा तो उसे डांटते हुए बोला, बेबी आप ठीक से नहीं चल सकते, अभी आपको चोट लग जाती तो। लिटिल अवनी नीरज जी से शिकायत करते हुए बोली, डैडी आपको पता है हब्बी लिटिल अवनी को कितना परेशान करते हैं। उन्होंने आज लिटिल अवनी को डांटा, उसे पागल कहा, डाकू चुड़ैल कहा और बोले कि कल हॉस्पिटल लेकर जाएंगे ताकि उसके दिमाग का इलाज करा सके। वही मानव तो चक्कर खाकर गिरने ही वाला था। वो बोल, बेबी मैंने ऐसा कब कहा? लिटिल अवनी तुरंत नीरज जी से आगे बोली, डैडी आपको पता है हब्बी कह रहे थे कि आप पागल हो। नहीं, पागल के सरदार हो। वीर भाई आरव भाई सबसे बड़े पागल है और हब्बी ने कहा वह आप सबको झेलते झेलते पागल हो जाएंगे। इतना कहकर वह अपनी जीभ निकालकर मानव को चिढ़ाने लगी। यह देख नीताजी की आंखें छोटी हो गई। वो डांटते हुए बोली, लिटिल अवनी तुम झूठ बोल रही हो। ए ना। लिटिल अवनी तुरंत रोने लगी। वह नीरज जी के गले लगकर बोली, डैड आपको तो पता है लिटिल अवनी कभी झूठ नहीं बोलती, वह हमेशा सही बोलती है। हब बी ने सच में ऐसा कहा था। हब्बी बहुत बुरे है। वह रो ही रही थी कि तभी एक बिजनेसमैन आकर नीरज जी से बोला, हेलो मिस्टर सिंह, वैसे आपकी बेटी नहीं दिख रही है, मैंने सुना है वह प्रेग्नेंट है। उस बिजनेसमैन की बात सुनकर लिटिल अवनी जो रो रही थी अचानक शांत गई, फिर अपनी आंखें छोटी करके बोली, हाँ हाँ वह प्रेग्नेंट है। तो आप क्या लाए हो उसके लिए खाने को, या फिर ऐसे ही खाहांत चले आए हो? डैडी कहते हैं जब भी कोई आता है तो उसे कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए। आप क्या लाए हो? वो बिजनेसमैन स्पीचलेस होके लिटिल अवनी को देखने लगा, फिर फीकी हंसी हंसते हुए बोले, छोटे बच्चे आप कौन हो? क्या आपको भूख लगी है? लिटिल अवनी आंखें मटका कर बोली, हाँ दादाजी भूख लगी है। खुद के लिए दादाजी सुनकर उस बिजनेसमैन का मुंह बन गया। उसने शिकायत करते हुए कहा, मैं आपको कहाँ से दादाजी लगता हूँ, अभी तो मैं सिर्फ 30 साल का हूँ। लिटिल अवनी अपनी आंखें कर बोली, लिटिल अवनी आपको कहाँ से बच्ची लगती है जो आप बोल रहे हो? बूढ़े अंकल कही के
भगवान करे आपके सारे बाल झड़ जाए और आपकी शादी भी ना हो। अगर हो तो आपकी बीवी आपको खूब मारे। आप जब इस होटल से बाहर जाओ तो आपका पैर फिसल जाए, आप गिर जाओ। नीता जी ने लिटिल अवनी को गुस्से से देखा तो लिटिल अवनी फिर से रोते हुए नीरज जी के गले लग गई। मानव तो बस अपना मुंह छुपा रहा था ताकि वह बिजनेसमैन उसे देख ना देख ले। बेचारा करता भी क्या, आखिर उसकी लिटिल बीवी की हरकत ही ऐसी है। नीता जी ने परेशान होकर लिटिल अवनी को डांटा तो लिटिल अवनी और जोर से रोने लगी। पार्टी में मौजूद लोग उसे देखने लगे। लिटिल अवनी ऐसे रो रही थी जैसे किसी ने उसे खूब मारा हो। मानव लिटिल अवनी के पास जा ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र अंदर आ रहे अभी पर पड़ी, जिसके माथे से खून बह रहा था। उसकी हालत बहुत की खराब लग रही थी। कंटिन्यू आगे जानने के लिए बने रहे। किसी ने लिटिल अवनी पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी आंखें अभी को देखकर गहरी हो गई थी। लिटिल अवनी एक टक अभी के माथे को घूर रही थी, जहां से खून निकल रहा था। उसने कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लिया। फिर उसने राज, कुणाल और विनय को कुछ इशारा किया। उसके इशारा करते ही वह तीनों वहां से कहीं चले गए। मानव के अलावा अभी को और किसी ने नहीं देखा। मानव भागते हुए अभी के पास गया और उसे एक कोने में ले जाकर पूछा, तुम्हारे सर पर चोट कैसी है और तुम इस हालत में कैसे पहुंचे? अभी ने घबराते हुए कहा, वह परी कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। वही सिंह फैमिली को कुछ पता ही नहीं, वह तो बस इंजॉय कर रहे थे। सब आपस में ही बात करने में लगे हुए थे। यह देख लिटिल अवनी भी वहां से निकल गई। वही एक रूम में कुणाल अपना माथा पकड़कर इधर से उधर चक्कर लगाते हुए कह रहा था, हमने ऐसा प्लान तो नहीं किया था, सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है। रूम के अंदर आते हुए लिटिल अवनी ने कठोर आवाज में कहा, बिल्कुल वैसा ही हो रहा जैसे हमने महीनों पहले प्लान किया था। सारे दुश्मन एक साथ इकट्ठा होंगे। कुणाल उसे देखकर बोला, पर हमारा प्लान तो कुछ और ही था, हमें तो सिर्फ ऋषि नैना और उसकी माँ को ही ठिकाने लगाना था, और बाद में इसमें वह नेहा भी जुड़ गई थी जिसको ऑलमोस्ट हमने ठिकाने लगा ही दिया है। राज सीरियस होकर लिटिल अवनी को घूरते हुए बोला, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल हमसे काफी कुछ छुपाने लगी हो। लिटिल अवनी इधर उधर देखते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कुछ चीजें हैं जिन्हें बताने के लिए मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और वैसे भी है, अगर डैडी या घर में बाकी सभी को पता चल गया कि मैंने ऋषि को जान से मारा है और पिछले कई महीनों से नैना को किडनैप करके उसे टॉर्चर भी किया है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। विनय ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा तुम तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलती हो। कितने महीनों से वह तुम ही थी जो लोगों के सामने बेवकूफ और बच्ची बनने की एक्टिंग कर रही थी, पर तुमने अंदर ही अंदर काफी कुछ प्लान किया हुआ था। सोचो अगर बाहर सबको पता चल जाए कि जिसे वह एक बेवकूफ और भोली भाली लड़की समझते हैं, असल में आज तक उसने कई लोगों को जान से मारा है और कईयों को सीधा नर्क भेज दिया, तो सबका क्या रिएक्शन होगा। कुणाल उसे चुप कराते हुए बोला, जस्ट शट अप, अभी अपना मुंह बंद रखो। फिर कुणाल लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, अभी सोचना यह है कि हम मिस्टर मित्तल के प्लान को कैसे रोके। लिटिल अवनी एक टक जमीन को घूरते हुए बोली, कोई कुछ भी नहीं करेगा, जैसे चल रहा है वैसा चलने दो। मिस्टर मित्तल जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। राज अपनी एक एब्रो उठाकर बोला, तुम्हें पता है ना, वह जीजू को अंदर से तोड़ना चाहता है। वह कोई मकसद लेकर आया है, उसने न सिर्फ जीजू के खिलाफ बल्कि पूरे सिंह फैमिली के खिलाफ साजिश कर रखी है। लिटिल अवनी हंसते हुए बोली, यही तो मेरा प्लान था, सभी के सामने एक भोली भाली लड़की बनने का, ताकि वह सब केवल तुम सब पर ध्यान दे, मुझ पर नहीं। अब वह मुझे कभी भी खुद के लिए खतरा नहीं समझेंगे, वह केवल बाकी सब पर ध्यान देंगे और इसी बात का फायदा हमें उठाना है। आज रात इस होटल में ऐसे कई मेहमान आएंगे जिनका हमें स्वागत भी करना है। इतना कहने के बाद लिटिल अवनी की आंखें डरावनी हो गई। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह कुछ सोच रही थी कि तभी पीछे से कुणाल हंसते हुए बोला, वैसे एक बात बताओ, तुमने जोकर वाली ड्रेस क्यों पहनी है। लिटिल अवनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो तुम चाहते क्या हो। मिस्टर मित्तल ने जो अपने लोगों को यह फैलाया है, मैं उनके हाथों मर जाऊं या वो गाउन संभालते संभालते आगे मुझे कोई भी बकवास नहीं सुननी। आगे वही करो जैसा मैंने कहा है, और अगर वैसा नहीं हुआ तो कुणाल भैया मैं जाकर सबको बता दूंगी कि आप असल में हो कौन। लिटिल अवनी की धमकी सुनकर कुणाल का चेहरा सफेद पड़ गया। राज और विनय एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर कुणाल को देखकर पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। लिटिल अवनी बाहर जाते हुए बोली, अभी भाई को बता दो ज्यादा ओवर एक्टिंग ना करें, वरना उन सबको पता चल जाएगा कि भाभी हमारे पास ही है, और उनसे कह देना बस वह अपने ससुर जी पर ध्यान दें जो उन्हें मारने के लिए कब से उनके पीछे पड़े हैं। उसकी बात सुनकर तीनों लड़के हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगे। विनय हैरान होकर बोला, हमें इस बारे में क्यों कुछ नहीं पता कि अभी का कोई ससुर भी है।
जो उसे मारना चाहता है। कुणाल कंधे उचकाकर बोला, क्या फर्क पड़ता है, हमें पता है या नहीं, जिसे पता होना चाहिए उसे तो पता ही है ना। खैर चलो, पहले हमें मिस्टर मित्तल पर भी नजर रखनी है और उस सोम पर भी, पता नहीं क्या करने वाले हैं सब। इतना कहकर तीनों बाहर निकल गए। वही परी को ढूंढने के बहाने से अभी ने मानव का ध्यान लिटिल अवनी से हटा दिया। वह मानव को लेकर टॉप फ्लोर पर आ गया। टॉप फ्लोर पर पहुंचकर अभी घबराने का नाटक करते हुए मानव से बोला, जीजू, मुझे लगता है शायद यही किसी रूप में उसने परी को छुपा कर रखा है, हमें यही ढूंढना चाहिए। मानव ने हाँ में सिर हिलाया और अभी के साथ मिलकर पारी को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते जब वह दोनों चौथे रूम के पास पहुंचे तो अभी ने वॉशरूम की तरफ इशारा करके कहा, जीजू मुझे लगता है हमें वॉशरूम में भी चेक करना चाहिए। मानव वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इसका फायदा उठाकर अभी ने रूम में कुछ छिड़क दिया, जिसकी खुशबू पूरे रूम में फैल गई। अभी ने रूम से बाहर निकलकर बाहर से डोर लॉक कर दिया। फिर वह बाहर जाते हुए बोला, सॉरी जीजू, पर यह जरूरी है आज के लिए, इतना कहकर वो चला गया। वहीं नीचे मिस्टर मित्तल भी किसी के साथ पार्टी में आए थे। मिस्टर मित्तल सीधा नीरज जी के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोले, हेलो मिस्टर सिंह, काफी सालों बाद आपसे मुलाकात हुई है। मिस्टर मित्तल को देखकर पूरे सिंह परिवार का मुंह बन गया। नीरज जी फीकी हंसी हंसते हुए बोले, हाँ हुई है ना, काफी सालों बाद मुलाकात। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके अंदर अभी भी इतनी हिम्मत होगी कि आप अपना मुंह उठाकर मुझसे बात करने चले आएंगे। मिस्टर मित्तल को नीरज जी पर बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन फिर खुद के गुस्से को शांत करते हुए बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं नीरज जी, हम तो बचपन के दोस्त हैं ना। नीरज जी सीरियस होकर बोले, बेहतर होगा अपना ड्रामा कहीं और करो जाकर। इस पर मिस्टर मित्तल के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। वह अपनी आईब्रो को उठाकर बोले, ड्रामा ही तो करने आया हूं मैं यहाँ पर। वैसे आपका दामाद कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा, उसके लिए मेरे पास एक तोहफा है। नीरज जी दांत पीसते से बोले, बेहतर होगा निकलो यहाँ से। मुझे पता है सालों पहले वह तुम ही थे जिसने मानव के माता पिता को मारा है। सोचो, अगर मानव को ये बात पता चल जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। मिस्टर मित्तल कुछ देर तक नीरज जी को घूरते रहे, फिर चुपचाप वहां से चले गए। वही लिटिल अवनी, जो दूर खड़ी होकर सब कुछ सुन और देख भी कर रही थी, उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा तो कई सारे ऐसे लोग थे जो लगातार उसकी फैमिली को ही देख रहे थे और उन पर नजर रख रहे थे। एक लिटिल अवनी ही थी जिस पर किसी ने भी नजर रखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सबको लगता है वह बस एक बेवकूफ है जो ना कुछ कर सकती है ना ही कुछ समझ सकती है। पार्टी में लगभग सभी लोग आ चुके थे। होस्ट स्टेज पर आते हुए बोला, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। उसने इतना बोला ही था कि मिस्टर मित्तल उसका माइक छीनते हुए आगे सभी से बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है आप सबको पार्टी में मजा आ रहा होगा। हाल ही में मित्तल कॉरपोरेशन और सिंह कंपनी के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, जिससे हम दोनों ही कंपनियों को बहुत ही बड़ा फायदा होगा। मैं मिस्टर मानव और मिस्टर सिंह का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें अपने साथ काम करने लायक समझा। इसलिए मैं अपनी तरफ से उन्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं। इतना कहकर उन्होंने अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया। 1 मिनट बाद ही असिस्टेंट व्हील चेयर पर किसी को लेकर आया। व्हील चेयर पर एक मध्यवर्गीय आदमी बैठा था जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। मिस्टर मित्तल ने उस आदमी का हाथ पकड़कर आगे कहा, इनसे मिलिए, यह है मेरे सबसे करीबी दोस्त और मानव सिंह के इकलौते पिता। मिस्टर मित्तल की बात सुनकर नीरज जी के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। नीरज जी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने अपना सर घुमाकर मानव को ढूंढा, पर मानव उन्हें कहीं नहीं मिला। यह देख उन्होंने चैन की सांस ली। मिस्टर मित्तल आगे बोले, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मानव कैसा इंसान है। भले ही वह बिजनेस की दुनिया में एक महान पर्सनैलिटी है, लेकिन उसके जिंदगी में उसके परिवार की कोई वैल्यू नहीं है। उसने तो छोटी सी उम्र में ही अपने माँ बाप को मार डाला। वह तो मिस्टर राजवंश की किस्मत अच्छी थी कि वह बच गए। नीरज जी गुस्से से चिल्लाए, तुम क्या बोल रहे हो। मिस्टर मित्तल मुस्कुराकर बोले, वही जो सच है। उन्होंने नीरज जी को इग्नोर किया और आगे बोले, मानव एक क्रूर इंसान है, इस बारे में तो हम सब जानते हैं, पर वह इस हद तक क्रूवल है कि उसने अपने खुद के माँ बाप तक को नहीं बख्शा। कहने को तो वह अपने माता पिता को बहुत चाहता था, पर आप सब सोचिए, कौन बेटा अपने खुद के माता पिता को जान से मारता है। उन्होंने इतना कहा ही था कि नीरज जी उनके पास आकर चिल्लाए, वह सब एक एक्सीडेंट था। उस वक्त मानव बहुत छोटा था और क्या सबूत है कि यह मिस्टर राजवंश है। मिस्टर मित्तल की आंखें छोटी हो गई।
पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। उन्होंने व्हील चेयर पर बैठे आदमी को देखा, फिर उसका मास्क हटा दिया। मास्क हटाते ही नीरज जी के कदम लड़खड़ा गए। वही लिटिल अवनी एक्सप्रेशनलेस चेहरे से दूर खड़ी सब देख और सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, या फिर शायद उसे यह सब पहले से ही पता हो। व्हील चेयर पर बैठे आदमी ने अपनी आंखें उठाकर नीरज जी को देखा, जो सदमे से उन्हें यह देख रहे थे। मिस्टर मित्तल उस आदमी से बोले, मिस्टर राजवंश, इनसे मिलिए, यह है आपके दोस्त मिस्टर नीरज। व्हील चेयर पर बैठा आदमी, जिसे मिस्टर मित्तल मिस्टर राजवंश कहकर पुकार रहे थे, उसने कांपते होठों से कहा, नीरज। नीरज जी होश में आए और नफरत से उस आदमी को देखते हुए बोले, कौन हो तुम? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं तुम मिस्टर राजवंश हो ही नहीं सकते। उनकी मौत मेरे आंखों के सामने हुई थी। तुम कोई जरूर बहरूपिया हो। मिस्टर राजवंश हंसकर बोले, हाँ, मैं वही बदनसीब बाप हूँ जिसे उसके ही बेटे ने जान से मारने की कोशिश की। मैंने कभी नहीं सोचा था मानव मेरे साथ ऐसा करेगा। मिस्टर राजवंश को देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक में थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मानव सिंह, जो अचानक से सिंह परिवार का दामाद बन गया, वह मिस्टर राजवंश का बेटा है, और राजवंश इंटरनेशनल कंपनी का वारिस भी। मिस्टर सिंघानिया, जो अभी तक चुप थे, वो उस आदमी को देखते हुए बोले, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मानव के बारे में ऐसी घटिया बातें बोलने की? जब मानव के माता पिता की मौत हुई थी तब वह सिर्फ मुश्किल से 8 साल का ही था, और तुम कह रहे हो कि उसने अपने पिता को मार डाला। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, तो एक बात मुझे बताओ, मानव ने तुम्हें कैसे मारा? मिस्टर सिंघानिया के ये बोलते ही वह मध्यवर्गीय आदमी जो व्हील चेयर पर बैठा था, वह थोड़ा घबरा गया। उसने मिस्टर मित्तल की तरफ देखते हुए कहा, वाह, वो मैं सोना? भड़कते हुए बोली, अब क्या बकरी की तरह मैं कर रहे हो? जबान नहीं है क्या? मिस्टर मित्तल उस आदमी का बचाव करते हुए बोले, वो अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, अभी तक डिप्रेशन में थे। कई ऐसी चीज है जो यह भूल चुके हैं, और आप सब इनके ऊपर ऐसे नहीं चिल्ला सकते। मिस्टर राजवंश जल्दी ही अपनी कंपनी संभालेंगे हो, अभी तक मानव संभाल रहा था, और मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। मिस्टर मित्तल की बात सुनकर सभी हैरान हो गए, पर कंपनी संभालने वाली बात सुनकर सिंह फैमिली को गुस्सा आ गया। उनकी यह बात सुनते ही लिटिल अवनी, जो पीछे खड़ी थी, उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने हंसते हुए खुद से कहा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने जितना सोचा था ये खेल तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इतना कहने के बाद उसने चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो सोचने लगी कि पिछले जन्म में भी ये सब हुआ था, और उस वक्त इन सब ने कितनी बड़ी प्लानिंग की थी।